और प्रश्न होंगे उन प्रश्नों पर बात कर लेंगे। किसी का पिछले सेशन का कोई प्रश्न छूटा हुआ तो नहीं है? बहुत जिनको लग रहा है कि पूछना जरूरी है तो पूछ लें पहले। माइक माइक। हेलो, आपका दिन भर का जीना बताता है आपकी आवश्यकता क्या है। तो मैं व्यापार में हूँ और समय अभ्यास में इसमें है। हाँ आपका सॉरी। हाँ दिन भर उसमें उलझा रहता हूँ, व्यापार में दिन भर उलझे रहते हैं, हाँ समय हाँ। नहीं निकाल पाते अभ्यास के लिए। तो उसके लिए क्या करें? इसको जो प्रश्न पूछा है इन्होंने कि भाई हमारा बहुत सारा समय व्यापार में चला जाता है, अभ्यास के लिए समय नहीं मिलता है, क्या करें? ठीक है, या बाकी कामों को करने का समय नहीं मिलता है, क्या करें? मैं उस प्रश्न को बैकग्राउंड में रख करके कुछ बातों को कर देता हूँ, उत्तर अपने आप साफ हो जाएगा। देखिए, किसी भी काम को करने के लिए ना सबसे जो एक सरल उपाय है वह है अपनी प्रायोरिटी लिस्ट को बनाना। ठीक है, अपने काम का एक प्रायोरिटी लिस्ट बनना जरूरी है। प्रायोरिटी लिस्ट में जो चीजें ऊपर होंगी वो स्वाभाविक रूप से हो जाएगा। ठीक है, जो नीचे होंगी उनके छूटने के चांसेस रहते हैं। दूसरा, कई सारी चीजें अगर आपको लगती हैं कि ये सारी चीजें प्रायोरिटी में हैं जो होनी चाहिए, कोई भी नहीं छोड़ सकते, तो हमको अपना एक रूटीन ऐसा बनाना पड़ता है जिसमें सबके लिए थोड़ी थोड़ी जगह हो। वो रूटीन की महिमा यह है कि आपका काम उस हिसाब से चलता रहता है। ठीक, वरना हर क्षण आपको रोज डिसाइड करना पड़ता है कि क्या करें क्या नहीं करें। पर वो रूटीन होने से आप खाली नहीं हैं, आपके पास पहले से एक फिक्स है कि हमको ये चीजें करनी है, इसी समय में करनी है। तो किसी भी एक समय में आप ब्लैंक नहीं हैं, आपके पास एक काम है, उससे ज्यादा प्रायोरिटी का कुछ आ जाएगा तो आप उसको छोड़ के दूसरा करेंगे, यहां तक ठीक है। लेकिन आप खाली से जीरो से नहीं खड़े हैं कि कुछ आएगा तब मैं उसके हिसाब से अपना रिस्पॉन्स सोचूंगा, बल्कि है ये कि मेरे पास पहले से एक रिस्पॉन्स है, अब उससे बेहतर रिस्पॉन्स कुछ दिखेगा उस समय तो कर लेंगे जी। तो कोई भी चीज हमारी प्रायोरिटी में स्वीकृति में कैसे आती है उसको अगर देखेंगे ना, तो दो बहुत मौलिक आधार हैं उसके होने के। एक तो है कि धक्के से चीजें कुछ आ जाती हैं परंपरा में जीते हुए परिवेश से, उसकी मैं बात नहीं कर रहा हूं, पर जो आती हैं सामान्य रूप से उसका दो आधार होता है। या तो वो सही है ऐसा हमको लगता है तो हम उसके लिए कमिट करते हैं। ठीक है, हमको लगता है कि ये ठीक है, ये सही है, ये सार्थक है, ये महत्वपूर्ण है, तो हम उसके लिए अपने को इन्वेस्ट करते हैं। तो जो जिसको महत्वपूर्ण मान लेता है उसके लिए अपना मन तन धन सब लगाता ही है, लगाता ही है। तो पहला जगह है सही क्या है, सार्थक क्या है, महत्वपूर्ण क्या है, इस आधार पर हमारा प्रायोरिटी सेट होता है। ठीक है, दूसरा जगह है कि सही लगने के बावजूद भी अगर उसमें हमको सुख नहीं दिखाई दे रहा, अच्छा लगने वाला काम नहीं हो रहा है, तो वो भी हमको रोक देता है कई बार। तो हमारे चलने की जो दूसरी जगह है वो अच्छा लगना है, कि हमको अच्छा क्या लगता है, अच्छा क्या लगता है, सुख किस में महसूस होता है, पसंद क्या आता है, ठीक है, रुचिकर क्या लगता है। भाषा आप चाहे इसमें से जो भी बोलिए, आशय मैं एक ही कह रहा हूं कि कहीं ना कहीं हमको एक प्लीजिंग वो देता है, ठीक है, अच्छा लगने का वो देता है। ये दो जगह है जहां से चीजें तय होती रहती हैं कि हमको क्या करना है क्या नहीं। या तो सही है के आधार पर या अच्छा लगने के आधार पर। ठीक है,
माइक ले लीजिए। मतलब अच्छा लगना और सही होना, सही दोनों होना। में अंतर क्या है? हाँ, और कैसे डिसीजन ले, मतलब अंतर तो मैं बता देता हूँ। जैसे स्वतंत्रता संग्राम के दौरान बहुत लोग फांसी पे चढ़ गए ना, गोली भी खा लिए होंगे, उनको गोली लगती होगी, डंडे लगते होंगे, तो दर्द होता होगा कि नहीं होता? होता होगा ना। उसको अच्छा लगना तो नहीं कहेंगे, ठीक है, लेकिन वो क्यों लगे हुए हैं? सही लगता है, सार्थक लगता है, महत्वपूर्ण लगता है, समाज के लिए उपयोगी लगता है कि नहीं? ये एक उदाहरण दिया मैंने। कंट्रास्ट में दूसरा उदाहरण देता हूं। सिगरेट पीना, शराब पीना, जुआ खेलना कुछ लोगों को अच्छा लगता है, ठीक है। बड़ा बड़ा सिगरेट पे लिखा रहता है सिगरेट इज इंजूरियस टू हेल्थ, सिगरेट पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, फोटो लगा रहता है। पीने वाले बहुत सारे डॉक्टर भी मिल जाएंगे आपको, कि नहीं? सही क्या है ये उनको पता तो है, लेकिन उनको अपना सुख दिखाई दे रहा है इस जगह पर, अच्छा लगने वाला भाग दिखाई दे रहा है इस जगह पर, तो इस तरफ निर्णय ले रहे हैं। हम कंट्रास्ट का उदाहरण इसीलिए दे रहे हैं कि एकदम साफ साफ दिख जाए, ठीक है? ये दोनों आधार हमारे लिए चलते रहते हैं, ठीक है। आदमी की यात्रा सुखद और सहज तब हो पाती है जब ये दोनों एक जगह जुड़ जाए, यानी कि जो सही है वो अच्छा भी लगने लगे, ठीक है। तो जो सही है वो अच्छा लगने लगे तो यात्रा एकदम सीधी हो जाती है। अगर सही कुछ और लग रहा है, अच्छा कुछ और लग रहा है, तो एक कसमकश चलता रहता है जीवन में, एक स्ट्रगल चलता रहता है। कभी ये पलड़ा भारी होता है तो ये कर लेते हैं, कभी वो वाला पलड़ा भारी होता है तो वो कर लेते हैं। ऐसे ही तो चलती है जी जिंदगी, कि नहीं? एग्जैक्ट है ना। तो ये दो आधार हैं उसके, ठीक है। अब आप देखेंगे कि बारीकी से तो हम क्या कर रहे हैं, तो सही है ये आधार को एग्जिस्टेंशियल रियलिटी से ला रहे हैं, अस्तित्व की वास्तविकता की ठीक ठीक समझ से इस बात को फिक्स कर रहे हैं कि ये सही है, अस्तित्व सहज है, ठीक है, अस्तित्व सहज है। उस सही के आधार पर हमारे भाव के ठीक होने से, विचार के ठीक होने से हमारा सुखी होने वाला भाग भी हो जाता है, ठीक है। तो हम आपको सिद्धांतः बता रहे हो चाहे नहीं बता रहे हो, हम प्रयोग इसी बात को कर रहे हैं कि सही होना और सुख होना एक ही जगह पर है, ये आपको दिख सके। तो जो सही है उसको जीने में ही हमारा सुख है, ये बात हमको दिख जाए तो हमको यात्रा करने से कोई नहीं रोक सकता। ये दो चीज अगर जुड़ जाए कि ये सही है भी हमको साफ साफ दिखे और इसको चलने में मजा आने लगे, अच्छा लगने लगे, कौन रोक सकता है आपको चलने से? पूरा संसार भी खड़ा होके नहीं रोक सकता आपको। तो मूल मुद्दा ये देखने का है कि जो सही है हमारा वास्तविक सुख उसी में है, उसी में। ये जो सारा हम एक्सरसाइज कर रहे हैं ना, वो एक्सरसाइज इसी बात पर कर रहे हैं कि जो अस्तित्व सहज है वही मानव सहज भी है। ये जो मानव की मूल चाहना है निरंतर सुखी होने की, ये मूल चाहना अस्तित्व को समझने और अस्तित्व पूर्वक जीने से, अस्तित्व के मूलभूत नियमों को समझने से और उन नियमों के अनुसार जीने से। ये मौलिक बात एक बार पकड़ में आ जाए तो हमारा रास्ता एकदम सीधा हो जाता है। ये बात समझ में आती? इनफैक्ट इसी के उल्टे को भी अब मैं थोड़ा प्रयोग कर देता हूं कि जिस किसी समय भी अपने अंदर अभिमान उठी आए, अहंकार उठी आए, द्वेष उठी आए, विरोध उठी आए, तो ये दो सवाल पूछ लें बस। पहला सवाल ये कि ये अस्तित्व सहज है कि नहीं, सही है कि नहीं। दूसरा ये कि इसमें मेरा सुख है कि नहीं, ठीक है।
तो सही में सुख दर्शन होने लगे तो उसके लिए रुचि बढ़ती है, ठीक है। गलत में दुख दर्शन होने लगे तो उससे दूरी अपने आप बनने लगती है। तो मेरा काम आपसे गलत को छुड़वाना नहीं है, ठीक है। मेरा दो काम है, एक तो सही को पकड़ाना है, पहला काम। दूसरा, गलत अगर उस प्रक्रिया में कहीं आपके अंदर शुरू हो जाता है तो गलत में दोष दर्शन, दुख दर्शन, अवगुण दर्शन आपको हो सके उसमें सहयोग कर। आपको ये दिखना शुरू हो जाए कि उसमें दोष है, उसमें अवगुण है, उसमें हमारा दुख है, धक्का मार के भी पूरा संसार आपको उस तरफ भेजेगा ना, आप अपने दम भर रेसिस्ट करोगे कि नहीं हमको नहीं जाना। कोई हाथ पैर पकड़ के फेंक ही दे तो अलग बात है, नहीं तो ताकत तो अपना हम पूरा इसी में लगाएंगे ना। हर मानव की मूलभूत प्रवृत्ति है ही कि वो सुख की ओर आकृष्ट होता है और दुख से दूर जाना चाहता है। इसीलिए सुख को मानव धर्म के रूप में पहचाना। आप जीवन विद्या के परिचय शिविर में सुनते होंगे ना, मानव धर्म क्या है, तो सुख है जो ज्ञान और समाधान से पूरा होता है। ये जो निरंतर सुखपूर्वक जीने की आशा है, उसकी जो ये चाहना है, ये हर मानव में इनबिल्ट बाय डिजाइन है ही। मानव है, जीवन है, तो उसकी बनावट ही इस तरह की है कि सुख की चाहना उसमें बनी हुई ही है। वो कहीं बाहर से लाने का काम हम नहीं कर रहे हैं। तो हमारा काम क्या है? हमारा काम यह है कि सुख वास्तव में कहाँ है उसको देखने में आपका सहयोग करते। और जिन दूसरे रास्तों में हम उलझ गए हैं जाने अनजाने, वहाँ थोड़ा आँख खोल करके देखने में सहयोग कर दें कि यार मान के तो पकड़े हैं हीरा, है पत्थर। हमारे गणेश जी हर बार उस उदाहरण को देते हैं सांप बिच्छू का, पत्थर का, कि आप घर में बहुत सारी चीज़ों को बहुत संभाल करके रखे हों, हीरा मान के रखे हों, ठीक। किसी दिन ये पता चल जाए कि वो कंकर पत्थर है, किसी दूसरे को कहने की जरूरत नहीं पड़ती कि इसको ताले से बाहर निकालो, जाके फेंका, ठीक। वो दिख जाए कि सांप बिच्छू है तो सब तरफ से उसको बाहर निकालेंगे ना। तो जबरदस्ती खींचने का मुद्दा नहीं है कि आपको किसी चीज से हटाना है या कुछ आपसे छीनना है। आपको दिख जाएगा बहुत साफ साफ कि ये आग है, इसमें मेरा हाथ जल रहा है, तो 10 साल से जला रहे हो कि 20 साल से जला रहे हो कि 100 साल से जला रहे हो, आप हाथ खींचने को खुद ही तैयार हो जाएंगे। आप खुद ही तैयार हो जाएंगे उसके लिए, कि नहीं? आवाज आ जा रही है ना पीछे? तो ये बात को समझना महत्वपूर्ण है कि किसी को सहयोग करने में जो है उसके पास, वो छीनना मुद्दा नहीं है। सार्थकता को पकड़ाना पहला मुद्दा है। दूसरा, जो हमको निरर्थक दिखाई देता है अस्तित्व को समझने के आधार पर, उसमें अगले को भी अपना दुख दिखने लगे, उसकी निरर्थकता उसको दिखने लगे, उसकी व्यर्थता उसको दिखने लगे और उसका दुख महसूस होने लगे, तो अगला दूर हो जाएगा कि नहीं? तो अभी हम इतना ही कहेंगे कि, और इसकी प्रक्रियाओं पर बात करेंगे, पर अभी के लिए हम इतना ही कहेंगे कि अभिमान उठ जाए, अहंकार उठ जाए, विरोध उठ जाए, घृणा उठ जाए, उस समय ये निरीक्षण करना शुरू कर दें कि ये अस्तित्व सहज है कि नहीं, ठीक है। और ये निरीक्षण करना शुरू कर दें कि इसमें हम सुखी हो रहे हैं कि दुखी हो रहे हैं। जितनी बार आपका ये निष्कर्ष निकलेगा कि इसमें दुख है, उतना उतना आपका वहां से हटने का स्वाभाविक रूप से प्रवृत्ति होगा कि नहीं? फिर भी आप पूछेंगे कि क्या एक दिन में हम हट जाएंगे वहां से? तो नहीं। उसका उत्तर यह है कि एक रुमाल पर जितनी गांठ आप लगा रखे हैं ना, खोलने भी जाएंगे तो क्रम से उतनी ही गांठों से उसको खोलना पड़ेगा। आप कागज पे लिखते हैं, पेंसिल से एक बार में लिखिए, रबर से एक बार में मिट जाएगा। पेंसिल से एक बार लिखिए, फिर दोबारा उस पर लाइन खींचिए, तीसरी बार उस पर लाइन खींचिए, ऐसा 15 बार लाइन खींच दीजिएगा ना, तो मिटाने के लिए भी कम से कम 4-5 बार रबर तो घिसना पड़ेगा कि नहीं? तो जिन चीजों के हमने बहुत गहरे संस्कार अपने में बना लिया है, गहरी आदतें अपने में बना लिया है,
उसको अनवाइंड करने का भी प्रोसेस, उसको खोलने का भी प्रोसेस, उससे वापस हटने का भी प्रोसेस तो क्रमबद्ध ढंग से ही होगा ना। बनती भी आदत कोई एक दिन में नहीं है। जिसने आज पहले दिन सिगरेट या शराब पीना शुरू किया है उसके लिए छोड़ना बहुत आसान है, छोड़ सकता है, क्योंकि सिगरेट और शराब पहली बार में किसी को सामान्य रूप से वैसे भी ठीक नहीं लगता, लेकिन ठीक लगता हो तो भी छोड़ सकता है। लेकिन जिसकी कई वर्षों की आदत हो गई हो, ठीक है, उसको एक पूरी प्रक्रिया से गुजरना ही पड़ता है कि उसमें दुख दर्शन, दोष दर्शन होता रहे। कभी कभी बहुत नेचुरल ढंग से दुख दर्शन, दोष दर्शन हो जाता है, कभी कभी वो नहीं होता है तो इतनी बड़ी बीमारी हो जाती है कि दुख दर्शन, दोष दर्शन होने लगता है, कि किडनी एक बार फेल होने लगे, लीवर एक बार फेल होने लगे। हर आदमी के लिए ये प्रश्न बन जाए कि मरना है कि शराब पीना है, तो बहुत सारे लोग छोड़ देते हैं कि नहीं। देखे ऐसे लोगों को कि नहीं? हमने तो कई सारे लोगों को देखा जो छोड़ देते और थोड़े दिन बाद किडनी ठीक हो जाती तो वापस पीना शुरू कर देते। तो ये जो दोष दर्शन है ना, ये दोष दर्शन होना उसमें जरूरी है। दुख दर्शन, दोष दर्शन स्वाभाविक सी चीज है जिससे हम हटते हैं। सुख दर्शन, सार्थकता का दर्शन स्वाभाविक चीज है जिसकी ओर हम आकृष्ट होते हैं। तो हमारा मुद्दा इतना ही है कि नकारात्मकता जब कभी भी आपके अंदर उठ जाए तो ये दो बात बस ऑब्जर्व करना शुरू करिए। एक ये कि ये अस्तित्व सहज है कि नहीं, दूसरा ये कि मानव सहज है कि नहीं, यानी मेरे सुख का आधार है कि नहीं, हम सुखी हो रहे कि दुखी हो रहे, और ये सही है कि नहीं। बस ये दो सवाल पूछ लीजिए और कुछ मत करिए, बाकी सब अपने आप हो जाएगा। आपका काम इतना ही है कि होशपूर्वक दो सवाल पूछें। और आप देखेंगे ना, तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप अपमान करिए और फिर इसको टेस्ट करिए। स्नेह के लिए मैं ये बात कह रहा हूं कि सार्थकता पर ध्यान को बनाइए, उसके आधार पर स्नेह के भाव को विकसित हो जाएगा, करिए। इसके लिए मैं करिए नहीं कह रहा हूं, इसके लिए मैं कह रहा हूं उस अभ्यास को करने में जाने अनजाने आपके संस्कार बस, आपके प्रवृत्ति बस ये हो ही जाएगा, वहां उसका निरीक्षण कर लीजिए। तो नकारात्मकता में दुख है, दोष है, इसका निरीक्षण उस समय कर लिया जाए जब वो उठ ही जाता है हमारे अंदर। उसको प्रयास पूर्वक, निर्णय पूर्वक उठाने की जरूरत नहीं है। सकारात्मकता को निर्णय पूर्वक, प्रयास पूर्वक करने की जरूरत है। ये अंतर समझ में आता? लेकिन स्नेह के अभ्यास को निरंतरता में करने की जरूरत है। कैसे करेंगे? किसी एक मूलभूत वास्तविकता पर अपने ध्यान को बनाए रखते हुए अपने अंदर स्नेह के भाव को बनाए रखेंगे। उसके साथ इस स्थिति परिस्थिति में कैसे हम समाधान पूर्वक जी सकते हैं, उसका विचार करके हमने जितना उपाय ढूंढ लिया है उसको प्रयोग करेंगे। और ये उपाय जब आप शांति और सहजता में बैठे हुए हैं तब ढूंढ लेना ठीक है। ये उपाय अगर आपने ढूंढ लिया ना तो आपके तर्कस में सारे तीर उपलब्ध हैं। अब जो परिस्थिति आती है उसके हिसाब से जिसका प्रयोग करना है आप कर लेंगे। हम खाली नहीं। ठीक है? वो महाभारत के पुराने युद्ध में देखे होंगे, वो तीर चलाते रहते ना, एक तरफ से अग्नि वाला चलाते हैं तो दूसरी तरफ से जल वाला चला देते, एक तरफ से वायु वाला चलाते हैं तो दूसरी तरफ से पृथ्वी वाला चला देना पड़ता है। ठीक है? कुल मुद्दा इतना ही है कि अगर अपने अंदर हमारे पास हर परिस्थिति का उत्तर पहले से हो कि इसमें हमको क्या करना है और कैसे करना है, तो हम खाली हाथ खड़े नहीं हैं। अब आपके सामने हम अपने निश्चित समाधान के साथ खड़े हैं। उसमें से आप जैसा प्रस्तुत होंगे उसका उत्तर मेरे पास पहले से। एग्जैक्टली। तो अभी शांति में बैठे हुए हमने, मान लीजिए हम ढूंढ सकते, जैसे उनसे बात हो रही थी तो उनके उदाहरण को हमने थोड़ा बढ़ा दिया आगे। ठीक है? ऐसा आप एक एक उदाहरण में ढूंढ सकते हैं कि उसको पॉजिटिवली और कंस्ट्रक्टिवली कैसे हम रिस्पॉन्स कर सकते हैं। तो
तो आगे से वो उत्तर मेरे पास पहले से है। अगला ठीक से बात करेगा तो उसका भी उत्तर है, अगला ठीक से नहीं बात कर रहा है तो कैसे उसको ठीक की तरफ वो करना है, वो रिस्पॉन्स भी हमारे पास है। तो फिर कठिनाई क्या है? तो इसको मैं कह रहा हूं सही का अभ्यास करना। मैं ऐसा उल्टा नहीं कह रहा हूं कि आप गलती को देखिए, गलती के आधार पर अपने अंदर विरोध पैदा करिए, फिर विरोध को देख करके दुखी होइए। ठीक, ये अभ्यास करने के लिए मैं नहीं कह रहा, ठीक है, नहीं कह रहा हूं। ये तो हम आप कर ही लेंगे बीच में कहीं ना कहीं, ठीक है, आ ही जाएगा ना, ठीक है। हाँ, और क्या, एक सेकेंड। तो ये जो आ ही जाएगा ना, उस समय उसका निरीक्षण करके देख लें। हाँ, नहीं तो आप उल्टी प्रक्रिया करेंगे, आप घर में जाकर पहले झगड़ा करेंगे और फिर देखना शुरू करेंगे कि ये अपमान हो रहा है और दुख हो रहा है कि नहीं। ये सलाह मैं थोड़ी दे रहा हूँ। आप तो ठीक जीने के अभ्यास को करें, उस बीच में जिस जगह पर झगड़ा हो जाता है वहां पर ये ऑब्जर्वेशन कर लें कि ये झगड़ा हुआ तो सुखी हुए कि दुखी हुए, सहज था कि असहज था, आराम में आए कि परेशान हुए। दिख जाएगा दुख है, दुख है दिख गया तो वो रास्ता बंद हो गया, वो रास्ता बंद हो गया। अब नए रास्ते पर सोचना शुरू कर दें कि भाई इसमें क्या तरीका हो सकता है जिसको जीने के ठीक ढंग को हम अपना सकते हैं। तो सही दिखना, सुख दिखना, ये महत्वपूर्ण है। इस सुख दिखने को भी, यहां तक बात ठीक है भैया? हाँ, सॉरी, आप भी कुछ प्रश्न पूछ रहे थे। हाँ, आप कुछ कहते, माइक है? इनका प्रश्न था, दिशा दी का पूछ लें। हाँ, पहले नहीं, बताओ तुम्हारा है, तुम पहले बोलो। हाँ भैया, ये मतलब जैसे कह रहे हैं ना कि जब हम दुखी होते हैं या डर लगता है या कुछ भी ऐसा अपोजिट भाव आता है तो दुखी होते हैं, तो कई बार वो पकड़, मतलब असहजता महसूस हो रही, लेकिन एक्चुअल में दुखी हो रहे वो मुझे तो नहीं लगता। कभी कभी ये ऐसा लगता जरूरत है उस समय की। अब देखो, इसमें दो बात हो सकती है, या तो हमको ठीक से और उदाहरण बता दोगे तो मैं उसको एकदम प्रिसाइजली रिस्पॉन्ड कर दूंगा, या मैं सामान्य उत्तर ये दूंगा कि ये जो तुम कह रहे हो ना कि असहज लगता है, इस असहजता का ही नाम दुख है, इसी का नाम दुख है। उसके साथ जो ये कह रहे हो ना कि जरूरी है, जरूरी है का मतलब इतना ही तुम कहना चाह रहे हो कि ये अभी की बाध्यता है हमारी, नहीं करेंगे तो सुख और मेरा छीन जाएगा। ठीक, जो बचा खुचा भी सुख है ना वो छीन जाएगा इस पूरी प्रक्रिया। ये हाँ, है कि तो समाधान नहीं मालूम है कि कैसे उसको डील करें। वही ठीक, उसका उत्तर तो पहले स्टेप में ही है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि अभी अपनी हर परिस्थिति में धीरे धीरे समाधान सोचना शुरू कर। कुछ उपाय पर मैं बात करूंगा भी, ठीक, बट उसको सोचना शुरू कर। ठीक, उस तरफ मानस जाना शुरू हो तो धीरे धीरे उपाय निकल आएगा। लेकिन भैया इसी से सब रिलेटेड है। बताइए कि एक दुख वाली बात जो है वो स्पष्ट है, सही के साथ सुख दिख जाए वो एक अलग बात है। एक बहुत बड़ा कैटेगरी अगर देखेंगे ना, तो इसके बीच का कैटेगरी है ना, तो दुख है, लेकिन अगर है तो भी उतना उस पर ध्यान नहीं है। और जो हम टेम्परेरी हैप्पीनेस की बात कर रहे हैं, जो प्लेजर्स की बात कर रहे हैं, वो है। और बहुत बड़ा वर्ग उसके साथ में अपने आप को सुखी मानता है कि मेरे पास ये हो गया, वो हो गया, ये सब कुछ है मेरे पास में। तो वहाँ भी वो दुख का भी नहीं है कैटेगरी, और सुख है, सही के साथ सुख है, वो भी नहीं है। ठीक है, वहाँ पर फिर क्या उपाय? बढ़िया, आपने पूछ लिया प्रश्न तो पहले उसी को रिस्पॉन्ड कर देता हूँ। आप होल्ड कर सकते हैं ना, उसको सुन पाएंगे ना? नहीं तो हमको फिर से उत्तर देना पड़ेगा। ये जो आपने कहा ना, इसका एक बहुत अच्छा उत्तर महर्षि पतंजलि ने योग दर्शन में दिया है। मैं उसको यूज कर लेता हूँ इस उत्तर को देने में। ये बात तो समझ में आ गई कि किसी दूसरे को उसमें सुख दिखाई दे रहा है, सुविधा में, संवेदना में, भोग में, जिसको आपने टेम्पररी हैप्पीनेस नाम दिया। ठीक, अब हम अगर कह रहे हैं कि अस्तित्व सहज ढंग से सही में सुख है और गलत में दुख है, तो उसमें दुख होना तो चाहिए, होना तो चाहिए ना। अगर ये सिद्धांत है तो दुख होना चाहिए। पतंजलि 3-4 उपाय बताते हैं जिससे आप उसमें दुख दर्शन कर सकते हैं। देखिए, इसका कुल
मतलब क्या है? इसका मतलब इतना ही है कि जैसे इस कमरे में देखिएगा ना, ठीक, तो उस कॉर्नर में, ठीक, एक पंखा और एक लाइट आपने अभी तक नहीं देखा होगा। मैं अभी उंगली से दिखा दूं कि देखिए वहाँ पंखा है और उस कोने में एक लाइट है, अब आपको दिखता है कि नहीं दिखता? दिखता है ना। ये सारे ध्यान दिलाने की प्रक्रिया इतनी ही है, ठीक, जो है ही, जिस पर हमारा ध्यान नहीं जा रहा है, हम कोशिश इतना ही करते हैं कि उस हिस्से से जुड़ा हुआ कुछ ध्यान आकर्षण करते ताकि वहां ध्यान जाने लगे। हम कोई कल्पना में पहाड़ खड़ा करने के लिए नहीं कह रहे हैं कि जो है नहीं वहां उसकी कल्पना करिए। हम तो इतना ही कह रहे हैं कि वस्तु का कोई आयाम आपसे छूट रहा है देखने में, क्या उस पर थोड़ा ध्यान दे लें। तो पतंजलि 3 दुख की बात करते हैं, उसमें कोई भी एक दुख दिख जाए तो पर्याप्त है, मल्टीपल्स ऑप्शन हैं ठीक है, कोई एक दिख जाए पर्याप्त है, हम 3-4 बता देते हैं। पहले को वो कहते हैं कि उस क्रियाकलाप को देखते हुए ये देखिए कि उसके कंसिक्वेंस में क्या होता है, परिणाम में क्या होता है, ठीक है, परिणाम में क्या होता है। तो जैसे हम चोरी करके ले आते हैं, ठीक है, चोरी क्यों कर रहे हैं? इसलिए कि उससे कुछ सुविधा मिल जाएगी, कुछ भोग लेंगे, ठीक। उसको करने के ठीक पहले उसके परिणाम पर थोड़ा विचार करना शुरू कर दें कि परिणाम क्या होगा, ठीक। तो जेल से लेके, सजा से लेके, अपमान से लेके, और ये सब भी नहीं हो तो मैं एक बात और पूछ दूंगा कि पकड़े जाने का भय बना रहता है कि नहीं, ठीक। देखिए क्या होता है, आप ना भी पकड़े जाएं, सब सफलतापूर्वक निकल जाएं, जिसको हम सफलता कहते हैं, वो भय बना रहता है कि नहीं आपके अंदर। और जो आकांक्षा कह रही थी, मैं वही पूछूंगा कि उस भय की स्थिति में हम सहज रहते हैं कि असहज रहते हैं, आराम में रहते कि परेशान रहते। तो हम क्या कर रहे हैं? देखिए, जो हो ही रहा था दुख, उसको, ये हमारे कहने से कोई दुख पैदा हो रहा है ऐसा नहीं है, हमारे कहने से कोई परिणाम खराब हो जा रहा है ऐसा नहीं है। जो खराब परिणाम था ही, जिसकी तरफ उसका ध्यानाकर्षण नहीं था, कम से कम इस समय वो ध्यानाकर्षण कर दे रहे। ये वही बंदर जैसी कथा है कि जब तक नहीं ध्यान दिलाया गया था बंदर पर, तब तक तो बंदर के ध्यान आने की कोई संभावना नहीं थी, लेकिन ध्यान दिला दी है एक बार बंदर के ऊपर, अब पीछा छुड़ाना बहुत मुश्किल है। तो हमारे कई सारे मित्र कहते हैं जीवन विद्या शिविर के बारे में, और वो ठीक कहते हैं, वो कहते हैं इससे बचने का एक ही उपाय है, इसमें नहीं आना। आ गए, सुनना शुरू कर दिए, ठीक, कुछ ना कुछ बात होगी ही जो आपको पकड़ लेगी। आपकी जितना सवाल पूछेंगे उतना ज्यादा चांस है कि ये बात आपको और गहराई से पकड़ ले, कि नहीं। तो ये पहला जगह है जिसको कहते हैं परिणाम दुख। कंसिक्वेंस को देखना शुरू करते हैं, कंसिक्वेंस, परिणाम दुख, ठीक। मैंने एक उदाहरण चोरी का लेकर के बताया, आप खाना खाने में भी देख सकते हैं, पेट भर गया है उसके बाद भी खाना खा रहे हैं, परिणाम ध्यान में आने लगे कि थोड़ी देर में पेट दर्द होने वाला है, शुगर बढ़ने वाला है, उल्टी होने वाली है, लूज मोशन होने वाला है, जितने तरह के भी परिणाम देख सकते हैं ना, वो सब वहां देखा जा सकता है, कि नहीं। और मैं कोई कल्पना करने नहीं कह रहा हूं, ये सब वास्तविक परिणाम घटित हो रखे हैं हमारी जिंदगी में बहुत बार, कि नहीं। हम तो उसी एक्सपीरियंस को केवल वैल्यू देने की बात कर रहे हैं जो ऑलरेडी है हमारे आपके पास। तो इसको पहला दुख कहते हैं पतंजलि, परिणाम दुख, जिसका मतलब है कंसिक्वेंस क्या होगा इसको आगे वो देखिए। एक दूसरे दुख को पतंजलि कहते हैं ताप दुख। ताप, हीट होना, गर्मी पैदा होना, सामान्य मतलब उसका यह है। उसका मतलब क्या है? उसका मतलब यह है कि किसी भी क्रियाकलाप को आप जब करने जाते हैं जो गलत है, तो कहीं ना कहीं आपके अंदर आत्मा के रूप में मध्यस्थ क्रिया का प्रभाव है ही, जो आपको बताता रहता है कि यार कुछ ठीक नहीं कर रहे। तो वो एक इनहेरेंट कंट्राडिक्शन, ठीक, वो बना हुआ ही अंतर विरोध इस बात के साथ जुड़ा हुआ ही रहता है, और वो कहीं ना कहीं हमको सहज रहने नहीं देता। आप ऑब्जर्व करेंगे कि किसी क्रियाकलाप में अपने सांस की गति को, अपने हार्ट बीट को, ये सब में बदलाव दिखाई देगा आपको।
तो इसको कहते हैं ताप दुख। वो अंदर से एक गर्मी सी पैदा होना, एक बेचैनी सी पैदा होना, एक उलझन सा महसूस होना। और सब दुख नहीं दिखाई दे तो कोई बात नहीं, कोई एक भी दुख दिख जाए तो काम बढ़ सकता है आगे। थोड़ा ध्यान देंगे तो सब दुख दिखेगा। ठीक, वैराग्य पैदा करने का यही तरीका है, दुख दर्शन, दोष दर्शन। किसी चीज के अभ्यास में रुचि लेने का एक ही तरीका है, सुख और सार्थकता का दर्शन, सही और सार्थकता और सुख। हटने के लिए दुख दर्शन, दोष दर्शन, तो परिणाम दुख हो गया, ताप दुख हो गया। एक दूसरे दुख को कहते हैं पतंजलि संस्कार दुख। ये दो समझ में आया? किसी को प्रॉब्लम तो नहीं? और उदाहरण देने की जरूरत तो नहीं? नहीं भैया, समझ में तो आया ये। हाँ। ये दोनों समझ में तो आया। हाँ। लेकिन इसका जो है ना डिपेंड करता है कि वो किस स्टेज तक का है। जैसे आपने चोरी का लिया है ना, चोरी का भय का तो दुख रहता है, लेकिन उससे जितना प्रॉफिट होना है वो थोड़े टाइम का दुख हो सकता है, 5 मिनट का, लेकिन उससे हो सकता है कि लाखों करोड़ों का फायदा हो रहा हो। वही तो थोड़ा आपने जो कहा ना, इसको थोड़ा बारीकी से देखेंगे तो होता यह है कि लाखों करोड़ों का फायदा तो होता है, लेकिन वो लाखों करोड़ों का सामान जब तक घर में बना रहता है तब तक कहीं ना कहीं पकड़े जाने का भय भी बना रहता है। ये ठीक है कि हम तुलना करके उस सुख को ज़्यादा मान लें, इस भय को कम मान लें और दबा दें। लेकिन ये जो शुरू से हमने शुरू किया था ना, कि एक बार गोल में अगर ये पक्का हो जाए कि हमको सुख की निरंतरता चाहिए, ठीक, और बाकी जगहों के दुख सेटल हो जाए, तो ये दुख को भी छोड़ने पर दिखाई देगा कि ये दुख भी पर्याप्त है और हमको नहीं चाहिए। इनफैक्ट बहुत सामान्य भाषा में कहेंगे ना, तो ऐसे सुखों को कहा जाता है दुख से मिश्रित सुख। सामान्य भाषा में मैं प्रयोग कर रहा हूं इसको, मैं बहुत टेक्निकल भाषा नहीं बोल रहा हूं। ठीक, कि एक हिस्सा आपको सुखकर लग भी रहा है तो उसके साथ एक बड़ा हिस्सा दुख का जुड़ा हुआ ही है। ये एडवर्टीजमेंट वालों देखते हैं ना, आपको जब एडवर्टीजमेंट दिखाते हैं ना, तो कोई एक अच्छी चीज दिखाते हैं, ठीक, जिसका सपना आपको अच्छा लगता हो, ठीक, उसके बाद वो अपने प्रोडक्ट को नीचे से जोड़ देते हैं। हम उस सपने में खोए हुए कब उस प्रोडक्ट को अपना लेते हैं पता नहीं चलता है। ये जो मॉडर्न एडवर्टीजमेंट है ना, इसके जो जनक माने जाते हैं, बहुत सारे प्रयोग हैं उसके। यूएस में एक समय महिला अधिकार को लेकर बहुत सारा आंदोलन चल रहा था, तो महिलाएं सड़क पे खड़ी थी इस बात को लेकर के कि हमको अपनी जीने का भी, हमको भी वैसा अधिकार मिलना चाहिए। ठीक, मैं अभी इस बार अपने घर पर था तो एक एडवर्टीजमेंट देखा लगा हुआ था, एक स्कूटी का एडवर्टीजमेंट था, एक लड़की उस पर बैठी हुई चला रही थी, ठीक, वो जैसा आजकल चलाते हैं, आप देखे ही होंगे यंग बच्चों को बाइक चलाते हुए, तो ऐसा स्कूटी चला रही थी और नीचे एक लाइन लिखा हुआ था, वाई ओनली बॉयज शुड हैव ऑल द फन। ठीक, कि लड़कों को ही क्यों सारा ये फन का अवसर होना चाहिए, हमको भी होना चाहिए। ठीक, अब आप देखेंगे तो ये एडवर्टीजमेंट वालों को कोई ऐसा नहीं है कि लड़कियों के अधिकार की चिंता है, ठीक, उनको तो अपना स्कूटर बेचना है कि नहीं, लेकिन उनको आपके एक सपने के बारे में पता है, तो सपना आपको पहले डाल दिए, जब आप उसमें बह जाएंगे तो नीचे से स्कूटी लटका दिए। और ये सब पूरा अध्ययन करके लोगों ने इस्टेब्लिश किया है। तो जो मैं पिछली कहानी सुना रहा था मैं उस पर लौट आता हूँ, ये तो दूसरी कहानी थी। तो यूएस में जब वो महिलाएं प्रदर्शन कर रही थी, ठीक, तो उस पूरे प्रदर्शन में वो चल रहा था इस बात की कि महिलाओं को भी समानता का, स्वतंत्रता का, ABC XYZ के राइट्स होने चाहिए। बहुत सारी महिलाएं रोड पर खड़ी थी उसके लिए। उस एडवर्टीजमेंट वाले ने एकदम सिंपल काम किया, शहर की 10-20 ऐसी महिलाओं को चुन करके लाया, ठीक, जो हाथ में एक खास सिगरेट कंपनी का पैकेट रख करके वो सिगरेट हाथ में लिए रहें और उनको सारे किनारे पर खड़ा कर दी। ठीक है, मजदूरी दे दीजिए दिन भर की, वो करने को तैयार बैठे। ठीक, वो सारे किनारे पे खड़ा है। जब भी वो इंटरव्यू लेने वाले फोटो खींचने आते हैं, ठीक, तो बाकियों को जो बोलना है बोले, उसका तो एक ही काम है, सिगरेट का कस लेना और उसका धुआं उड़ा। ठीक, तो पूरा एडवर्टीजमेंट जो उसका छपता है उसमें वो दिखता रहता है। ठीक, सिगरेट का एड मतलब जो बिक्री था वो कई गुना बढ़ गया, क्योंकि एक पूरा सेक्शन जो उस समय तक सिगरेट नहीं पीता था महिलाओं का,
उसको हमने उसमें डाल दिया कि नहीं। तो स्वतंत्रता, समानता, ये तो सब मूलभूत सिद्धांत अच्छे ही हैं, लेकिन उन सिद्धांतों का सहारा लेकर के हमने दूसरी चीजों को बेच दिया। और ऐसे एक नहीं, बीसियों प्रयोग है जो मैं एक के बाद एक सुना सकता हूं। तो ये जगह है उसमें, अगर ठीक से देखिएगा ना तो यहां से वो शुरू होता है। सॉरी, माइक आता हूं मैं। संस्कार दुख पर अभी और आऊंगा, ताप दुख पर भी थोड़ा और आऊंगा। भैया ये 3 दुख की बात करनी है और मुझे इसमें मतलब मैं एक एग्जाम्पल से बात करूंगी कि समझो मुझे ऐसा है कि मुझे बहुत महंगी कार लेनी है और उसकी बहुत एक्साइटमेंट है, मतलब मैं सहज भाव में तो नहीं हूँ, तो वो कहीं ना कहीं दुख का कारण मैं समझ पा रही हूँ ये डिस्कशन के आधार पे। लेकिन मैं ये जानना चाहती हूँ कि अगर मेरा ऐसा है कि मुझे गाड़ी लेनी है और वो गाड़ी मिलेगी तो मैं खुश हो जाऊँगी, ऐसा मैं मान रही हूँ, तो उसमें मैं ये 3 दुख मैं नहीं देख पा रही, तो आप एग्जाम्पल से समझा पाए? देंगे, इसको एग्जाम्पल को रख ले, आएंगे इस पर, ये अच्छा है। तो ताप दुख का मतलब है उस परिस्थिति में, उस सिचुएशन में, उस क्रियाकलाप के लिए हम जो हमारी स्थिति बन रही है उसका ऑब्जर्वेशन करके देखना कि वो स्थिति हमारी सहज है कि असहज। तो जो चोरी का उदाहरण मैंने लिया कि उस क्रियाकलाप को करते हुए हम सहज हैं कि असहज। ठीक है, ऐसे ही ये जितने तरह के भी आप देख सकते, सिगरेट का, शराब का, ABC XYZ के धंधे का, भ्रष्टाचार का, घूस लेने का, ठीक है, आप दूसरे को लेते हुए देखेंगे तो नहीं पता चलेगा कि उसको कुछ हो रहा अंदर की नहीं हो रहा, आपको लग सकता कि बड़े आराम से ले रहा। ठीक है, अपने किसी भी इंसिडेंट्स पर उसको देखना शुरू करिए तो बहुत साफ साफ दिखेगा कि एक लेवल की असहजता हमको अंदर बनी रहती है कि नहीं बनी रहती। हम बहुत तरह का प्रयास करके उस असहजता को दबा करके बाहर सहज दिखने का प्रयास करते हैं, इसलिए अगले को नहीं पता चलता। लेकिन अपने से छुप के कहां जाएंगे, कहां जाएंगे? तो ताप दुख दिखाई देता है। तीसरा जो जगह है इसका, संस्कार दुख, उसमें यह बात समझ में आती है कि जिस क्रियाकलाप को भी आप एक बार करते हैं उसमें आपको कुछ सुख लगता है, दूसरी बार करते हैं, तीसरी बार करते हैं, चौथी बार करते हैं, जितनी बार आप उस क्रियाकलाप को कर रहे हैं और आपको उसमें सुख लग रहा है, वस्तुतः आपका उस वस्तु के साथ गांठ उतना मजबूत हो रहा है। और जितना मजबूती से गांठ बंध रहा है या जितनी बार वो बांधा जा रहा है, जब कभी भी उसको खोलने जाएंगे तो उतना ही और उतनी ही बार खोलना पड़ेगा। और संस्कार की यात्रा एक ऐसी यात्रा है जो जन्म जन्मांतर तक चलने वाली यात्रा है कि नहीं? तो ये जो दर्शन में बार बार सिद्धांत आता रहता है ना, जीवन के अमृतत्व का, शरीर के नश्वरत्व का, इसको स्मरण में रख के क्या करेंगे? बार बार विवेक में जीवन का अमृतत्व, शरीर का नश्वरत्व और व्यवहार के नियम की बात करते हैं। जीवन के अमृतत्व को ध्यान में रखने का मतलब यही है कि फिर जीवन की जो आवश्यकता है, संस्कार शुद्धि का, संस्कारों के परिमार्जन का, जागृति का, ज्ञान का, समाधान का, वो हमारी वरीयता में बहुत ऊपर आ सके और शरीर को हम उसके लिए साधन की तरह प्रयोग कर सके। उस लक्ष्य को ध्यान में रखने का व्यवहारिक जो फल है वो ये है। उसका जो व्यवहारिक फल है ना, वो व्यवहारिक फल ये है कि फिर जो उसकी आवश्यकता है वो हमारा प्राइम मुद्दा बनेगा। तो कल को हम अपने लिए ये प्रश्न पूछ सकते हैं कि इस काम को करते हुए हमको 2 लाख का फायदा तो हो रहा है, लेकिन संस्कार खराब हो रहा है। अब ये हम तुलना करके चूज करें कि दोनों में क्या हमारे लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है, 2 लाख रुपया या संस्कार ठीक रखना। ये निर्णय तो हम ले सकते ना कि किसी जगह पर झूठ बोल के, किसी जगह पर धोखा दे के, किसी जगह पर कुछ बेईमानी करके हमको 5 लाख रुपए का प्रॉफिट हो रहा, ठीक। लेकिन उसके साथ साथ हमारे इस कुसंस्कार की एक गांठ भी बंध रही है। अब हम अपने लिए इस बात को तय तो कर सकते हैं कि हमको दोनों में क्या चाहिए। माइक
जैसे ये बोल रहे 2 लाख का फ़ायदा हो रहा है या वो चोरी में हम लोग कर सकते हैं ना, पर कुछ संस्कार हमारे ऐसे कि उस टाइम पे हम कोई कुछ अच्छा होने वाला है या बुरा होने वाला है, दोनों ही, फ्यूचर का तो सोचते ही नहीं है। उस टाइम पे जो मुझे सुख मिल रहा है बस मुझे वही दिखता है। एग्जैक्टली आप उस सुख का दबाव इतना ज़्यादा है कि ये जो इन्फॉर्मेशन है उस टाइम पे बिल्कुल नहीं आती है। ठीक कह रहे हैं। मैं इसको रिस्पॉन्ड कर देता हूँ, फिर आता हूँ आपके प्रश्न पे। 2 चीज़ें हैं उसमें। एक तो ये कि जितना जितना इन बातों पर ध्यान देना शुरू करेंगे ना, उतना उतना जाने अनजाने वो ध्यान में आना शुरू हो जाएगा। देखिए, हमको ये दिखना जरूरी है, इसको थोड़ा और दूसरी तरफ से मैं पहले अप्रोच कर देता हूँ। हमको ये दिखना जरूरी है कि सुविधा और संवेदना में अगर हमने सुख मान लिया है, ठीक, तो उसमें सुख की निरंतरता संभव नहीं है। तो वो आपको 10 मिनट खाने का सुख तो देगा, बाकी 23 घंटा 50 मिनट आपके पास सुखी होने का क्या मॉडल है? मॉडल तो चाहिए ना। अगर उस मॉडल पर काम करना शुरू कर देंगे और 23 घंटा 50 मिनट का आपको सुख का मॉडल मिल जाएगा, तो उसी मॉडल को आप 10 मिनट और बढ़ा लेंगे कि दूसरी जगह हाथ मुंह मारने जाएंगे? आपके सामने एक बढ़िया साफ नदी बह रही हो जिसमें आप अपना पानी पी सकते हैं, तो आपको जब भी प्यास लगेगी आप वहां से पानी पी के प्यास मिटाना चाहेंगे या दूसरे किसी गड्ढे नाले में मुंह मारने जाएंगे? तो मैं थोड़ा और रिस्पॉन्ड कर देता हूं, फिर उस पर आते हैं। तो एक बात ये समझ में आने की जरूरत है कि इस तरह के सुख हमको 10 मिनट से ज्यादा आराम नहीं दे सकते, तो बाकी 23 घंटा 50 मिनट क्या करेंगे? दूसरा, एक बार इस सुविधा की भोग प्रवृत्ति में हम उतरे तो इससे वो प्रवृत्ति खत्म नहीं होती है, ठीक, बल्कि एक गांठ बढ़ गई। पहले से अगर 10 थी तो अब 11 है, ठीक, अब 12 है। इसका जो ट्रेडिशनल उदाहरण है ना, वो ये कहते हैं कि ये भोग जो है ना, ये अग्नि में घी डालने जैसा है। अग्नि में पानी डालिए तो बुझता है, घी डालिए तो क्या होता है? वो और प्रज्वलित होता है। तो ये सारे भोग कर लेने से उस समय तो रुक जाती हैं चीजें, ठीक, बट आगे के लिए प्रज्वलित होती है। आप थोड़ा प्रश्न होल्ड करना, मैं कई तरह से उसको बता दूंगा, कोई भी एक पकड़ में आ जाए तो ठीक है। आगे के लिए वो प्रज्वलित होता है, ठीक, अगली बार पुनः उसकी इंटेंसिटी बनेगी, आपको उस समय तो बुझ जाएगा, लेकिन नेक्स्ट टाइम फिर से उसी इंटेंसिटी से आपके अंदर पैदा होने वाला है थोड़े समय के बाद, क्योंकि ये तो साइकिल है, साइकिल है। तो अगर उस साइकिल को कभी हमको तोड़ना है तो हमको ये समझ में आता है कि उपाय तो फिर यही है कि हमको उससे गुजरना ही पड़ेगा। एक और जो मैं कहता हूं बार बार ना, उसको भी ऑब्जर्व करके देखिए कि सुविधा और संवेदना में हम बहुत सारा सुख भोगते हैं, उसके कारण कई बार हमको दुख भी होता है। जैसे आपको खाने के बाद मीठा खाने की आदत हो, मैं एक उदाहरण ले रहा हूं, मैं स्वास्थ्य की दृष्टि से कोई बात नहीं कर रहा हूं, मैं स्वाद की दृष्टि से बात कर रहा हूं। तो खाने के बाद मीठा खाने में आपको अच्छा लगता है, आप खा भी लेते हैं, ठीक, रोज रोज खाते रहे ना तो आपका ध्यान भी नहीं जाता है कि उससे कुछ सुख मिल रहा है, वो एक आदतन थाली में पड़ती है, हम खा लेते हैं, बात खत्म हो जाती है। जिस दिन नहीं मिले वो, उस दिन कठिनाई होती है कि नहीं होती? होती है ना। ये कठिनाई किसको होगी? जिसको खाने के बाद मीठा खाने की आदत लगी हुई है उसको होगी, या जिसको आदत नहीं लगी है उसको भी होगी? ये बात समझ में आती ना कि नहीं आती? तो हमको धीरे धीरे ये समझ में आता है कि जिन जिन संवेदनाओं में हम अपना सुख मान करके उसको पुष्ट कर रहे हैं, बेसिकली आप उतने आधार, उतने आलंबन, उतने बेसिक्स तैयार कर रहे हैं जिनके नहीं होने का आपको दुख होता है। जैसे मुझे खाने में मिर्च की आदत नहीं है, हाँ मैं करता हूँ ना, इसी को एक उदाहरण देके फिर रिपीट करता हूँ। जैसे मुझे खाने में मिर्च खाने की आदत नहीं है, तो खाने में मिर्च नहीं हो तो मुझे उसका अभाव महसूस नहीं होता, मेरा ध्यान भी नहीं जाता उस तरफ। लेकिन जिनको खाने के साथ मिर्च चाहिए वो पहले ढूंढते हैं, ठीक है, फिर खाते हैं। आसक्ति हो मिर्च में और ना मिले तो 10 मिनट का खाना बेस्वाद हो जाता है।
तो जिन जिन चीजों में हमने अपनी आसक्तियों को बना रखा है, बेसिकली उन्हीं उन्हीं चीजों का नहीं होना हमको दुख देता है। तो ये वस्तुएं सीधी हमको दुख नहीं देती हैं। जिन जिन चीजों में हमने सुखी होने के लिए अपना आसक्ति बनाया है, अपना अटैचमेंट बनाया है, अपनी निर्भरता बनाई है, वस्तुतः उन्हीं उन्हीं वस्तुओं का नहीं होना हमारे दुख का कारण बनता है। ठीक है, थोड़ा और एक दो बताता हूं, एकदम धैर्य से सुनिए। कोई एक तो क्लिक करेगा जी आपको कि नहीं? आप ये देखिए कि किसी क्रियाकलाप को जब आप करते हैं, ठीक है, किसी संवेदना के भोग में जब आप उतरते हैं तो कैसे उतरते हैं? उसका एक दबाव बनना शुरू होता है आपके अंदर, ठीक है, उसकी एक आवश्यकता महसूस होनी शुरू होती है आपके अंदर। जैसे मान लीजिए मिठाई खाने का ही, मैं सर क्रूड उदाहरण से ले रहा हूँ, आप इसको सब में बढ़ा सकते हैं। आहार, निद्रा, भय, मैथुन, शब्द, स्पर्श, रूप, रसगंध, कहीं भी बढ़ा के ले जाइए। आपको एक मिठाई खाने की आदत है, आप खाना चाहते हैं, उसकी आवश्यकता आपको महसूस होनी शुरू होती है, ठीक है। थोड़ी देर में लगता है यार घर में है नहीं, दुकान जाके लाना पड़ेगा, ठीक है। बैठे रहते हैं कुछ देर तक कि कौन जाए दुकान और अभी 15 मिनट उसमें समय खराब करे। लेकिन अगर धीरे धीरे वो दबाव इतना अधिक बढ़ गया कि लगता है अब इसको करना ही है, तो हम स्कूटर उठाते हैं, बाइक उठाते हैं, दुकान से जाके वो मिठाई लाते हैं और खा लेते हैं। प्रक्रिया तो ऐसी ही चलती है ना। ये देख सकते कि नहीं देख सकते? इस पूरी प्रक्रिया में देखिए तो आपने जितनी देर मिठाई खाया, 1 मिनट, आधा मिनट, 30 सेकेंड, उतनी देर तो आपको आराम मिला। लेकिन उसके पहले का 20 मिनट क्या हुआ? एक दबाव, एक दुख। ये 20 मिनट के दुख जुड़े ही रहेंगे अगर आप वो 30 सेकेंड के सुख को पाना चाहते हैं तो अब निर्णय हमारा और आपका है कि ये 20 सेकेंड का सुख चाहिए कि 20 मिनट का दुख चाहिए। ये तुलना दिखती? और मैं कोई कल्पना करने नहीं कह रहा हूं, मैं तो कह रहा हूं एकदम अपना रियल लाइफ पलट के देखिए, ऐसा होता है कि नहीं होता? बिल्कुल है ना। देखिए ये टीवी भी जो हम देख लेते हैं ना, बीच में आप एक सीरियल देखना शुरू करते हैं, आप देखिए कि दूसरे सीरियल में आप कैसे शिफ्ट होते हैं। देखते देखते आपका मन एक जगह पर उबना शुरू होता है, ठीक है। वो मन उबता है तो दूसरा लगा देते हैं, वहां मन उबता है तीसरा लगा देते हैं। ऐसा जब पलट करके सारे को देख लेते हैं तो फिर मन मार के किसी एक जगह रुक जाते हैं। क्या करते हैं जी आप देखिए ना, इस प्रक्रिया चलती कैसे है। हम कोई कल्पना करने नहीं कह रहे, हम तो आपको सिर्फ प्रक्रिया पर ध्यान दिलाने का कुछ काम कर रहे हैं कि देखिए कि ये पूरी प्रक्रिया घटित कैसे होती है, ये ऐसी है कि नहीं, देखा जाए इसको, ठीक है। आराम से उस काम को अगली बार करिए, होश पूर्वक करिए और देखिए कि ऐसा घटित हो रहा है कि नहीं, ठीक है। हम मना नहीं कर रहे करने से, ठीक है, क्योंकि ये कुछ खा लेना, पी लेना, पहन लेना, ओढ़ लेना, ये कोई अपराध की श्रेणी में नहीं है बहुत, ठीक है। अगर स्वधन को मेंटेन किए हुए हैं तो अपराध की श्रेणी में नहीं। तो इनसे गुजर करके का निरीक्षण करके देख लीजिए ना, थोड़े समय में साफ हो जाएगा, दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। हाँ बताइए बताइए, माइक दे दीजिए जी, दे दीजिए, हम फिर रिस्पॉन्ड करेंगे। आते हैं प्रश्न पर, सबको रिस्पॉन्ड करेंगे। इसमें ये चीज़ तो आपने बताई, अब ये तब सब चीज़ें समझ में आती है जैसे मुझे कुछ खाने का मन हो रहा है, उस टाइम पे आप मुझे कितना भी ये बोल दो मुझे नहीं समझ में आएगा। वो खिला के अगर उसके बाद समझाएंगे ना तो वो चीज़, तो वो बहुत सारे मतलब ये जो स्पिरिचुअल जो वीडियोस देखते हैं उसमें भी बहुत लोग ये सजेस्ट करते हैं कि जो संवेदना का निष्कर्ष नहीं निकल रहा उसको बार बार भोग के निष्कर्ष निकल जाएगा कि इसमें सुख नहीं है, तो फिर उसको भोगना एक सोल्यूशन वही बताते हैं। मैं उसमें ऐसे कहूँगा कि भोगने मात्र से निष्कर्ष नहीं निकलता है, तक किसी निश्चित अर्थ में देखने का प्रयास करते हुए भोगते हैं तो निष्कर्ष निकलता है। तो मैं मन मारने के लिए भी बिल्कुल नहीं कह रहा हूं,
ठीक है, जब तक कि वो सामाजिक नियम की सीमा में है। सामाजिक नियम को तोड़ेंगे तब तो कठिनाई है, तब तो कठिनाई है, फिर तो अपराध की श्रेणी में। सामाजिक नियम को जब तक नहीं तोड़ रहे हैं तब तक उसको मैं मना नहीं कर रहा हूं। लेकिन होश पूर्वक अगर उस प्रक्रिया से नहीं गुजरेंगे तो कठिनाई क्या होगी कि अभी आपको दिन में 1 बार खाने की आदत हो रही है, फिर वो 3 बार जाएगी, फिर वो 5 बार जाएगी, फिर 1 वैरायटी की 4 वैरायटी जाएगी, फिर वो 4 की 16 जाएगी। वो प्रक्रिया नहीं रुकती है। तो हम इतना ही कह रहे हैं कि उस भोग की पूरी प्रक्रिया से गुजरें, होश को बनाए रखें और होश पूर्वक ये निरीक्षण करते रहें कि मेरी ही जो चाहना है निरंतर सुख की, उसमें ये प्रक्रिया कितना सुख दे रही है, कितना दुख दे रही है। अगर आपको ही दिखने लगेगा कि आपका सुख ज़्यादा है, दुख कम है, तो आप तब तक उसमें लगे रहेंगे। जिस दिन आपको इसका उल्टा दिखना शुरू हो जाएगा कि दुख बहुत ज़्यादा है, सुख बहुत कम है और ये दोनों जुड़े ही रहेंगे हमेशा, उस दिन आप अपने मन को खुद ही बदल लेंगे कि नहीं बदलेंगे। आपको एक नौकरी में 10,000 रुपया दिखता है, एक नौकरी में 2,000 रुपया दिखता है, कौन सा करने जाते हैं? उत्तर साफ है ना। तो हमारा रोल तो इतना ही है कि उन बिंदुओं पर जिस पर आपका ध्यान नहीं गया है, उस पर हम आपका ध्यान आकर्षण कराते। संस्कृत का एक श्लोक है, कहता भोगा न भोक्ता वयम एव भोक्ता। कि ध्यान से देखेंगे ना तो ये कहना बहुत कठिन हो जाता है कि हम भोग को भोग रहे हैं या भोग ही हमको भोग रहा है। ठीक है, ये दोनों का अंतर समझते हैं? हम मिठाई को भोग रहे हैं कि मिठाई हमको भोग रहा है। थोड़ी बारीकी से देखेंगे ना तो भोग प्रवृत्ति में जैसे ही हम डूबते हैं, हमारा इंद्रिय, हमारा मन, हमारा संस्कार, ये सब एक जगह पर गांठ बांधना शुरू हो जाता है। बल्कि संबंध पूर्वक जीने में भी वो कई बार बाधक हो जाता है, क्योंकि भोग की तीव्रता इतनी अधिक होती है कि दूसरे का संबंध और दूसरे का ध्यान रखने वाला भाग नंबर में ही नहीं आता है। हम ये सब ध्यान सिर्फ इसलिए दिला रहे हैं कि आप अपने लिए देखना शुरू करें धीरे धीरे कि ये ठीक कि ये ठीक, यहाँ ज़्यादा सुख कि यहाँ ज़्यादा सुख। और जिसका पलड़ा भारी होगा वो आप करेंगे ही, वो तो आप करेंगे ही। हम इतने तरफ से ध्यान दिला रहे हैं इसलिए कि कोई एक तरफ से आपको दिख जाए। ठीक है, ये सब ना भी दिखता हो तो कोई बात नहीं, कोई एक जगह से दिख जाए तो काम शुरू हो जाएगा। तो हम छोड़ दें उन चीज़ों को, हम ऐसा बिल्कुल नहीं कह रहे। आप तो कर ही रहे हैं पहले से उस काम को, हम नया शुरू करने भी नहीं कह रहे हैं आपको, ये भी ध्यान रखिए। हम ये कह रहे हैं कि जो आप कर ही रहे हैं उसमें ही होश पूर्वक इस प्रक्रिया को देख लीजिए, साफ हो जाएगी चीजें। भैया तेन तकतेन भुंजिता की जो बात है वो इसी से कनेक्ट होती है क्या? अगर जीने के स्वरूप को ठीक से निकालने जाएंगे तो उसका मतलब वही निकलेगा, आसक्ति रहित ढंग से सुविधाओं का प्रयोग करना। स्वास्थ्य के अर्थ में प्रयोग तभी हो सकता है सुविधा का। हम कितना भी कहें कि हम स्वाद के अर्थ में नहीं खाते, स्वास्थ्य के अर्थ में खाते हैं, अगर स्वाद में सुख दिख रहा है तो किसी भी क्षण उधर हम झुक सकते हैं। ठीक, थोड़ा सा भी होश हटा, ठीक है, उस तरफ झुक जाएंगे, झुक जाएंगे। इसमें सॉरी मैं इसको थोड़ा लंबा कर रही हूँ। कोई नहीं, आप कर लीजिए। इसमें एक चीज़, ये लास्ट मेरा ये है, कोई संकोच नहीं करिए, आपको जितना पूछना है पूछ लीजिए। हम आगे की स्लाइड में लिख रखे थे परिणाम दुख, ताप दुख, संस्कार दुख, हम यहाँ बात कर दिए, हमको क्या फर्क पड़ता है जी। तो ये जब कंटेंट हम पढ़ते हैं तो उसकी फ्रीक्वेंसी कम होती है, तो हम खुद को बहुत बार ऐसे बोल के भी समझा लेते हैं उस टाइम पे कि कोई बात नहीं, पहले से तो कम ही हो रहा है ना, तो अब जब तक ज्ञान नहीं मिलता है तब तो सुख का सहारा यही है। तो हम ये बोल के भी खुद को समझा देते हैं कोई नहीं, पहले से फ्रीक्वेंसी कम हुई है तो बाद में भी अपने आप कम हो जाएगी, और उस पर ध्यान नहीं देते हैं। और जो आप बोल रहे हो गांठें बनती जाती है, उसमें और हम कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूट कर रहे होते हैं। एग्जैक्टली होता तो ऐसा ही है। ये बात एक समय पर दिखने लगे ना, ठीक है, तो धीरे धीरे एक दो बात और बता देता हूँ इसको उत्तर देने के पहले, कि मतलब कैसे हम उस दुख को देखने के काम को कर सकते हैं। पतंजलि का
महाभाष्य है व्याकरण के ऊपर, मैं कुछ समय पहले उसको पढ़ रहा था। तो व्याकरण की बातें तो उसमें अलग हैं, उसमें समाज को लेके, परिस्थिति को लेके, परिवेश को लेकर के बहुत सारी बातें कही हुई होती। उसने एक बड़ा अच्छा बात कहा, उसने कहा कि सुविधाओं के भोग में हमारी प्रवृत्ति कब होती है। ठीक है, बहुत अच्छा उत्तर दिया उन्होंने, कहा खेदात प्रवृत्ति, खेद होने से हमारी उसमें प्रवृत्ति होती। ठीक है, खेद का मतलब है कुछ ना कुछ अभाव, कुछ ना कुछ दुख, कुछ ना कुछ पीड़ा, कुछ ना कुछ कमी हमको महसूस होती है, तो उसकी भरपाई करने के लिए हम उधर जाते हैं। ठीक है, तो अगर बचे समय में हम सार्थकता का एक निश्चित अभ्यास कर रहे हैं और उसकी तृप्ति, उसका सुख, उसका स्वाद हमको मिलने लगता है, तो ये दूसरी तरफ जाने की बात स्वाभाविक रूप से कम होने लगती है और धीरे धीरे खत्म हो जाती है। तो मैं ये कहूँगा कि बचे जो हमारे समय है ना भी, उसको सार्थकता के अर्थ में हम कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं और उसका स्वाद हमको मिलना शुरू हो जाए, तो ये बाकी सब स्वाद गौण हो जाता है। आप व्यवहार दर्शन में देखेंगे ना, तो 4 तरह के सुख लिखे हुए। एक जो इंद्रियों से सुख मिलता है वो, एक जो समाधान से सुख मिलता है, वैचारिक समाधान से सुख मिलता है वो, एक जो मूल्य या भाव का सुख मिलता है वो, और एक अस्तित्व की वास्तविकता को समझने का जो सुख मिलता है वो। ठीक है, धीरे धीरे देखेंगे ना, तो इसमें सुविधा या संवेदना से मिलने वाला सुख सबसे कम है। पर इस बात को आप मानिए नहीं, इस बात को आप गुजर करके धीरे धीरे देखिए। इस प्रक्रिया से गुजर करके धीरे धीरे देखिए कि समाधान का सुख कितना है, भाव का सुख कितना है, ज्ञान का सुख कितना है, सुविधा का सुख कितना है। और जिस दिन आपको बड़ा सुख दिखना शुरू हो जाएगा, समाधान में, भाव में, ज्ञान में, किसी भी जगह पर दिखना शुरू हो जाएगा, उस दिन वो छोटा वाला अपने आप नेग्लेक्ट हो जाएगा। और दूसरा ये कि छोटे वाले में दुख दर्शन होने लगे तो आप उसको करेंगे भी तो एक बाध्यता या मजबूरी मान करके करेंगे, उसमें दुख दिखाई देता रहेगा, उससे बाहर निकलने की एक छटपटाहट और पीड़ा होती रहेगी। ठीक, इस प्रक्रिया से गुजरेंगे ना, तो धीरे धीरे वो गांठ कमजोर होनी शुरू हो जाएगी। गांठ के बंधने की प्रक्रिया भी यही थी कि जाने अनजाने हमने उसमें सुख भोगा था। गांठ के खुलने की प्रक्रिया भी यही है कि उसमें से गुजर करके हमको दुख दिखता जाता है, दुख दिखता जाता है। एक दिन उस दुख की पीड़ा इतनी अधिक हो जाती है कि हम बाहर निकल जाते हैं। तो जो पतंजलि ने कहा ना कि खेद से प्रवृत्ति होती है, बहुत ठीक से देखेंगे तो ये जो सारे इंद्रिय वाले सुख है ना, ये सुख नहीं है, दुख भुलाने का उपाय है। ये दोनों टेक्निकल मसला है, इसको धीरे धीरे पकड़ेंगे तो दिखेगा। हमको किसी चीज़ का दुख होता जाता है, होता जाता है, होता जाता है, एक पॉइंट तक जब बढ़ जाता है, हम उस काम को करके उसको मिटा लेते हैं। ठीक है, तो मिठाई खाने का एक इच्छा बढ़ती गई, बढ़ती गई, बढ़ती गई, तीव्रता अपने में बढ़ती गई, बना रहना मुश्किल हो गया, अब हमने जाके खा लिया। तो एक खेद की, एक दुख की स्थिति हमारे अंदर बनी, एक समय के बाद हमने उसको मिटा लिया। पॉजिटिव तो इसमें कुछ होना ही नहीं है जी, ये तो ऐसा है कि आग लगी हुई थी शरीर में, हमने उसको बुझा लिया, निकला क्या उससे आगे? और ये लूप तो चलता ही रहेगा, नहीं रुकेगा कहाँ? ये तो परपेचुअल साइकिल है जी, साइकिल है, रुकेगा कहाँ जाके? श्याम भैया। हाँ हाँ, आता हूँ दी, और कुछ होगा प्रश्न पत्र जी? हम निवेदन कर रहे थे कि अभी यहाँ जितने भी विराजे हैं, जीवन विद्या के उच्च कोटि के साधक हैं, और इन सब को इतना बढ़िया मैनेज करना, आपका जो ये स्वभाव है और इतना सुंदर आपका सहज स्वभाव, ये प्रदर्शित करता है कि आपके भीतर कहीं न कहीं उस दृष्टा का, साक्षात्कार का अनुभव आपने किया है। आप भले ही न माने, परंतु वो न होता तो इतने उच्च कोटि के साधकों को लेके बैठना इतना सहज नहीं है। और आपकी इस हंसमुख प्रवृत्ति से भी ये समझ में आता है कि इतना आनंदित होकर के, और आप निरंतर इनके दुख को मिटाने का प्रयास कर रहे हैं कि निरंतर सुख मिल जाए। ये जो थोड़ा सुख है और
हर भोगों में दुख ही दुख है, पीछे बहुत ज़्यादा दुख है और बहुत थोड़ा सुख है। 30 सेकंड का आप बता रहे हैं सुख, उसमें 20 मिनट या तो देखिए घंटों दुख पाना पड़ता है। कई कई बार तो घंटों तक भी वो चीज़ नहीं मिलती जिसके लिए वो प्रयास करता है, 10-5 सेकंड में वो पूरा हो जाता है सुख। तो इतना निरंतर जो दुख भोग से इनको निरंतर सुख की तरफ ले जाना, ये मनुष्य जीवन का दायित्व भी है। मनुष्य मानव हुए हैं तो उसमें आकर के निरंतर सुख उपलब्धि हो जाए, यही मानव जीवन का लक्ष्य होता है। तो आपने उस ओर दृष्टि की ही नहीं प्रारंभ से ही, क्योंकि उस ओर नहीं गए। और मैंने सुनील भैया से सुना कि आपने सभी ग्रंथों का अध्ययन किया है, चाहे वो कुरान हो या अपने भागवत आदि ग्रंथ हो, वेद आदि, तो सभी ग्रंथों का अध्ययन आपने किया है। तो मेरी एक जिज्ञासा हुई थी आपसे पूछने की, एक चीज़, एक प्रश्न उठा था कि जैसे अभी जीवन विद्या तो है ही, पूर्ण है, मैंने जहाँ तक समझा है कि यह उस साक्षात्कार तक पहुँचा सकता है और सभी को, जैसे आप जैसे साधकों को या ऐसे महापुरुषों को देखते हैं तो अनुभव होता है। परंतु क्या उन सभी धर्म ग्रंथों के अंदर भी उस साक्षात्कार को किया जा सकता है? ये एक प्रश्न उठा था, ये आप थोड़ा सा सहजता से। बहुत विनम्रता के साथ मैं एक ही बात कहना चाहूँगा कि मैं जब अपनी शेयरिंग करूँगा ना, तब इस बात को हम वहाँ ले लेते हैं। अभी तो ये वाली जो चर्चा है, आपके अनुरोध से बस इतना ही कहूँगा मैं कि अभी ये वाली चर्चा को हम कंटिन्यूटी में रख लेते हैं। दूसरी जगहों से क्या हो सकता है, क्या नहीं और कैसे हो सकता है, उसको जब हमारी शेयरिंग होनी ही है, उसमें जितने भी इस तरह के सवाल हों पूछ लेंगे, बात कर लेंगे। तो अभी के लिए थोड़ा सा हम रिक्वेस्ट, आपने उनका अध्ययन किया है? जी अच्छा, तो ठीक है, किया है, ये तो मैं कह सकता हूँ। ठीक है, किया है वो तो मैं कह सकता हूँ, उसमें कोई हमको वो नहीं है। तो अभी जो मार्ग, वो तो मार्ग जिनको जैसा जो रुचे, तो इस मार्ग से सबको वहाँ तक पहुँचाया जा सकता है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। परंतु कहीं जो अभी यहाँ एक सीमित मात्रा में है, बाकी इतने 700 करोड़ जो जनता है उनको अलग अलग पंथ मिले हुए हैं, तो उनके द्वारा वो उस चीज़ को पा सकते हैं। तो इस बारे में आप अभी कुछ नहीं कहना चाहेंगे? मतलब मैं उसके लिए वही कह रहा हूँ, उस सेशन में उस पर बात कर लूँगा, इस सेशन को उस काम में नहीं लगाता हूँ। उस सेशन में मैं बात कर दूंगा, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, उस प्रश्न को मैं ले रहा हूँ और मैं रिस्पॉन्ड भी करूँगा, ठीक है, वो हमारा प्रॉमिस है। बट इस सेशन में उसको नहीं लगाते हैं क्योंकि इनमें से ज़्यादातर लोगों को उसमें अभी बहुत वो नहीं होगा। ठीक है, समझ गए हम। तो आप अपने विषय को जारी रखें और इनके जो परम सुख की तरफ, निरंतर सुख की तरफ लेके जाना आपका जो एक मार्ग है, आप लेके पा रहे, शुभकामना। उसको हम रिस्पॉन्ड करेंगे जी। अपने उस सेशन में हम निश्चित रूप से कर देंगे। तो ये जो पूरी प्रक्रिया को देखेंगे ना, तो ये बहुत बार सुख की जगह दुख मिटाने का उपाय दिखता है। भैया मेरा एक प्रश्न है। जी भैया आप प्रश्न कहिए, फिर मैं एक कहानी सुना दूंगा। जी भैया, धन्यवाद। तो मेरा ये प्रश्न बन रहा है कि अभी कुछ कह लीजिए कि परंपरा में या जैसे भी बचपन से लेकर हमने जिन सुविधाओं को पाने के लिए इतनी मेहनत की है, और अब वो जिस वृक्ष को हमने सींचा है उसके लिए मेहनत की है, अब जब फल खाने का समय आ गया है तब आप छीनने में लग गए हैं। तो आप हमसे बचपन में क्यों नहीं मिले जब हमसे ये सब करने को कहा जा रहा था? तो हम एक तो वहाँ इतनी मेहनत की और अब दोबारा इतनी मेहनत की, उस फल, वो जो फल पका है उसको काट के फेंक दो, ये तुम्हारे किसी काम का नहीं है। हम आपको ये बिल्कुल नहीं कह रहे हैं कि फल को, वृक्ष को काट के फेंक दो, किसी काम का नहीं है। हम तो कह रहे हैं आप आँख खोल करके देखो कि आपके काम का है कि नहीं है। इसको देख रहे हैं कि काम का नहीं है, मगर बाकी जो सुख है, हमको समाधान से सुख, भाव से सुख और आत्मज्ञान का, वो पकड़ना भी इतना आसान नहीं है। तो एक डिप्रेशन का स्थिति में भी पहुंच रहे हैं। ठीक बात है। इस पे मैं दो बात कहूँगा।
हमको दिल्ली जाना हो, हम जिस ट्रेन में बैठे हों, हमको थोड़ी देर के बाद पता चल जाए कि वो दिल्ली नहीं जा रही, वो बॉम्बे जा रही, तो क्या करेंगे? भैया हमें दिल्ली जाना ही नहीं था ना, हमें तो ये कहा गया था मुंबई जाओ। वही कहा गया था मुंबई जाओ, ये तो ठीक है, बट अब हम कह रहे हैं कि पलट के देख लीजिए तो क्या आप वास्तव में मुंबई जाना चाहते थे कि आपकी चाहना दिल्ली जाने की थी और है? और ये जो दूसरी बात आपने कही ना डिप्रेशन वाली, ये संभव है। इससे बचने के लिए दो बात मैं कहूँगा। एक ये कि समाधान में सुख है, भाव में सुख है, उसके अभ्यास को सटीकता से किया जाए। इसीलिए मैं बार बार छोड़ने से बात को शुरू ही नहीं कर रहा हूं, मैं तो पकड़ने से ही बात को शुरू कर रहा हूं कि वहां से आपको समाधान का सुख मिलने लगे, भाव का सुख मिलने लगे, उसकी कुछ तृप्ति अपने में बनने लगे, तो इसकी व्यर्थता समझ में आने लगेगी। तो हम आपके जो छोटे पत्थर हैं उसको छीनने का काम नहीं कर रहे, हम तो एक बड़ा पत्थर देने का काम कर रहे हैं जिस पर पैर रख के आप नाला पार कर सकते कि नहीं। और एक बार वो बड़ा पत्थर दिख जाए जिस पर पैर रख के हम नाला पार कर सकते हैं, छोटे से आप अपने आप पैर उठा लोगे जी। तो ये जो पूरी प्रक्रिया है ना मध्यस्थ दर्शन की, ये बुराइयों को, कमियों को, बुराइयों का मतलब ये भोग वाली जितनी भी चीजें हैं, मैं कोई इसको अपराध वाली चीजों पर बात नहीं कर रहा हूं, उनको छोड़ने को केंद्र में रखने की प्रक्रिया नहीं है। सही को समझने की, सही को जीने की, वहां से तृप्ति को पाने की प्रक्रिया है। इस प्रोसेस में ये कब छूट जाता है बहुत बार हमको पता भी नहीं चलता। ये पेड़ से कच्चे पत्ते टूटने और सूखे पत्ते टूटने जैसी बात है। पेड़ से सूखा पत्ता झड़ जाता है, न पत्ते को प्रॉब्लम होती है न पेड़ को। कच्चे को जब तोड़ने जाते हैं ना तो एक तो मेहनत बहुत लगती है, जो सूखा पत्ता हवा के एक छोटे झोंके से झड़ जाता है, उसके बदले आपको ताकत लगती है उसको तोड़ने की, ठीक। फिर वो ताकत लगा के तोड़ भी देंगे ना तो पेड़ में एक घाव बनेगा, वो घाव भरने का काम फिर करना पड़ेगा कि नहीं। तो ये पूरी प्रक्रिया जबरदस्ती आपसे कुछ छीनने की प्रक्रिया नहीं है। ये पूरी प्रक्रिया तो ये जो समाधान और भाव का सुख है उसके लिए कुछ निश्चित अभ्यास को करके उस टेस्ट को पा लेने की बात है। उस टेस्ट को पा लेने के आधार पर आपका स्वाभाविक रूप से मन हट जाता है इन चीजों से। तो वो जो 10 मिनट के सुख के लिए हम इन चीजों में उतर रहे हैं, जो बाकी 23 घंटा 50 मिनट हमारा बचता है ना, उसमें अगर सुखी होने के लिए कुछ सार्थक प्रोग्राम को हम बनाते हैं तो वो ज्ञान से, समाधान से, भाव से ही सुख को आपको ढूंढना पड़ेगा। वो मिलना शुरू हो जाता है तो हम भोजन करने इसलिए नहीं जाते हैं कि हमको सुखी होना है भोजन करके, बल्कि हम सुखी रहते हुए शरीर स्वास्थ्य के अर्थ में भोजन करने जाते हैं। उसके पहले आप कितना भी कहिए कि हम स्वास्थ्य के लिए भोजन करने जा रहे हैं, अगर आपका स्वाद में सुख है तो कुछ ना कुछ हाथ उस तरफ चल ही जाएगा कि नहीं? होता नहीं होता? तो यही हो रहा है भैया। वही तो मैं इतना ही समझ गया। मैं इतना ही कहूंगा कि इस पूरी प्रक्रिया में देखेंगे ना धीरे धीरे तो सार्थकता से सुख भरने वाला चीज शुरू हो जाए, वो मुख्य बात है। ये दूसरे वाले को छोड़ने पर जोर डालने की मैं बात ही नहीं कर रहा, ठीक है। छूट जाएगा जितना ठीक है, नहीं छूटता है कोई बात नहीं, एग्जैक्टली सुख ठीक से देखिएगा ना तो सुख छूट रही है। जितना भाषा हम प्रयोग कर रहे हैं ना सदुपयोग का, स्वास्थ्य के अर्थ में प्रयोग का, ये सब तभी हो पाता है जब उसमें सुख दृष्टि नहीं है हमारी। सुख दृष्टि अगर बनी हुई है तो एक लेवल पर प्रॉब्लम तो करता रहेगा। बट अगर आप पूछेंगे इंटरमीडिएट स्टेप क्या है, ये क्या हो गया कि हम एक बड़े गोल को जब खींचते हैं ना तो उसका इंटरमीडिएट स्टेप पहचान लेना जरूरी है। इंटरमीडिएट स्टेप इसका एकदम सिंपल है, बढ़िया स्वादिष्ट भोजन खाइए, ठीक है, उसमें खूब सुख ले लीजिए जितना लेना हो,
शरीर के स्वास्थ्य को मुख्य रूप से ध्यान में रखिए। ठीक, इतना ही बात है, इतना ही बात है। इस स्टेप को किया जाए पहले। देखिए, अमानवीयता का अगला कदम मानवीयता है, मानवीयता का अगला कदम देव मानवीयता है, देव मानवीयता का अगला कदम दिव्य मानवीयता है। अमानवीयता से मानवीयता का जो कदम है वो तो यही है कि स्वधन को बनाए रखते हुए शरीर स्वास्थ्य के अर्थ में रुचिकर खा ले। क्या दिक्कत है जी? जी, प्रधन का मतलब है किसी, मतलब आएंगे ही आगे उस पर, तो क्यों मैं अभी उसको खींचूं। मैं सोचता हूं सूचना देने वाले काम को कि जिस जगह पर थोड़ी जरूरत पड़ेगी कर देंगे। तो इतने सारे जो हमने लाइन आए ना, उसका हिसाब लगाना शुरू करिए। तो वो जो एक कहानी में सुना रहा था ना, उस कहानी को सुना के मैं इसको पूरा कर देता हूँ कि ये पूरी प्रक्रिया जो दुख भुलाने की प्रक्रिया है ना। ब्रेक कितने बजे हमको करना है? 4, 4:15। हाँ, आराम से, क्योंकि हाँ ऐसा भी अनुकूल हो। तो ये पूरी प्रक्रिया जो है ना, ये दुख भुलाने की प्रक्रिया है। दुख भुलाने के किसी भी उपाय को हम प्रयोग करते हैं ना, जब तक बेहोश रहते हैं, उसमें डूबे रहते हैं, तब तक तो दुख भुला रहता है। लेकिन आदमी है तो किसी क्षण तो वापस होश आएगा ही। कितना भी सिगरेट पी लीजिए, शराब पी लीजिए, ड्रग्स में डूब जाइए, कुछ भी करिए, भोग में डूब लीजिए, किसी भी 4 विषय 5 संवेदना में कहीं भी जाके, ठीक, किसी समय तो उससे बाहर निकलेंगे ना। बाहर निकलेंगे तो वो सारी समस्याएं वापस वैसे ही सिर पे खड़ी मिलेंगी। रामकृष्ण परमहंस से किसी ने एक बार पूछा, स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी से, कि गंगा में नहाने से पाप धुल जाते कि नहीं। ठीक, तो विनोदी किस्म के व्यक्ति थे, उन्होंने बड़ा इंटरेस्टिंग जवाब दिया उसका। और मैं हर बार कहूँगा, देखिए मैं कोई कहानी सुना रहा हूँ, मैं उतने हिस्से के लिए ही जिम्मेदार हूँ। हमसे पूरी रामकृष्ण परमहंस और उनकी गाथा और उनके फिलॉसफी पर कोई बात हमको नहीं कर। ठीक, तो उन्होंने बड़ा इंटरेस्टिंग जवाब दिया। उन्होंने कहा गंगा में धोने से, डुबकी लगाने से पाप हट जाते हैं, ये बात तो ठीक है। कहा लेकिन ये पाप जो वहाँ एक पेड़ था, कहा उस पे जाके बैठ जाते हैं। तुम जब तक पानी के अंदर रहोगे तब तक तो पाप वहाँ रहेगा, जैसे ही बाहर निकलते हो फिर से आके सिर पे बैठ जाता है। तो ये जो सारा दुख भुलाने का उपाय होता है ना जी, वो थोड़ी देर तक तो काम आता है, लेकिन जैसे ही उससे बाहर निकलेंगे वो सब ऊपर बैठा हुआ मिलेगा। होता ही है जी। तो जो कहानी में सुना रहा था ना, रजनीश मुल्ला नसीरुद्दीन की बहुत सारी कहानियों को सुनाता रहता है। उसमें वो एक कहानी कहता है कि एक आदमी ऐसे ही सेल्समैन का काम करता था। ठीक, तो सेल्समैन का काम तो आप जानते ही हैं, हमारे यहाँ मानते हैं कि गंजे को कंघी बेच दें तो ये सेल्समैन सबसे सफल है, कि जिसको बाल नहीं है उसको भी कंघी बेच के आ जाएं तो सबसे सफल सेल्समैन है। तो 10 तरह के झूठ बोलने ही पड़ते हैं। ठीक, 10 घरों में जा करके, वो देखे होंगे मार्केटिंग करने वाले आजकल चेन मार्केटिंग का सिस्टम चलाते हैं, घर घर जाके नॉक करते रहते हैं। वो संबंध भी बनाते हैं तो इसलिए कि कुछ सामान बेच लें उनके यहाँ। है ना जी। तो ऐसे किसी काम को करते हुए, ठीक, वो मार्केटिंग का काम था, तो एक दिन उन्होंने जो है एक जूता मंगवाया। ठीक, वो जूता उनकी पत्नी ने ला करके दे दिया। वो दिन भर उस घूम करके जूते को सामान बेच करके आए, तो शाम को जब जूता खोल रहे थे तो पैर पूरा लहूलुहान था। ठीक, वो नया जूता अगर छोटे साइज का हो ना तो पहनते हैं तो काट देता है पीछे, बिल्कुल देखे नहीं कभी। ठीक, कट जाती ना, हाँ जूतियों में। तो वो कटा हुआ था पूरा। तो पत्नी ने पूछा कि ये क्या हो गया तुमको, तो उसने कहा कि ये जूते जो हैं छोटे हो गए थे तो काट दिए। तो उसने कहा बदल करके ले आते हैं इसको। कहा नहीं, बदलने की जरूरत नहीं। कहा क्यों? तो कहा ये दिन भर जब हम इतना सारा सामान बेचते हैं ना, ठीक, उसके लिए इतना प्रयास करते हैं तो 10 तरह के झूठ बोलना पड़ता है, 10 लोगों की डांट खानी पड़ती है। उस पूरी प्रक्रिया में जो हमको दुख भोगना पड़ता है ना, घर लौट के जब हम ये जूता उतारते हैं ना, तो दिन भर जो जूता काट रखा था ना, खुलने के बाद बहुत आराम महसूस होता है और लगता है कि ज़िंदगी का सबसे सुख इसी में। तो ये जो पूरे दिन भर में एक सुख हमारा बच गया है पैर कटवाने के बाद जूता खोलने का, उस सुख को भी तुम हमसे छीन लेना चाहती हो क्या?
तो एक बार ये दिखना शुरू हो जाए ना कि ये पूरी प्रक्रिया पैर कटवा के जूता उतारने वाली प्रक्रिया है, तो खत्म हो जाता है जी उसका सारा आकर्षण। लेकिन मैं हर बार कहूँगा, मैं छोड़ने की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आँख खोल के देखने की बात कर रहा हूँ, ठीक है। मेरे को कुछ नहीं छीनना आपसे जी, क्या करेंगे हम लेके। क्या करना मुझे, नहीं तो लोग इन सारी चीज़ों को भी टेक्निक के रूप में प्रयोग करते हैं। कबीर के बेटे कमाल की कथा आती है कि उसने कबीर के ठीक सामने अपना एक झोपड़ा बनवाया। लोग कबीर के पास आए धन लेकर के। कबीर ने कहा, धन क्या, मिट्टी है, मिट्टी में मिल जाता है, क्या करना है इसका, ले जाओ अपनी गठरी। आदमी जब लेके बाहर निकलने लगा तो कमाल ने कहा कि रुको, कबीर से सुना तुमने उसने क्या कहा? कहा हाँ, धन बेकार है, मिट्टी है। कहा तुमको समझ में आया कि नहीं आया? कहा बिल्कुल आ गया हमको। कहा बस ये पैसा हमारे यहाँ रखो और जाओ। तो हम आपका वो लेके क्या करेंगे जी। हम कोई मैनेजमेंट की टेक्निक थोड़ी अपना रहे हैं कि आपका पैसा उठा के अपने यहाँ जमा करना हमको। कि आपका भोग उठा के हमको भोगना। तो ये दृष्टि दिखनी शुरू हो जाए, और उसमें भी मैं बार बार कह रहा हूँ का सही में सुख दिखने का जो अभ्यास है ना, उसको फंडामेंटली किया जाए, उसको मुख्य अभ्यास के रूप में किया जाए। उस बीच में जो ये दूसरे वाले भाग से हम गुजरते ही हैं जाने अनजाने, वो गुजरते समय होश रख करके इन बातों को देख लिया जाए। और ये सारे दुख, परिणाम दुख, ताप दुख, संसार दुख, और उसका जितना वर्णन मैंने किया कि सब दुख बुलाने के उपाय हैं, खेद के कारण हम प्रवृत्त होते हैं, ये कोई हम पैदा नहीं कर रहे हैं उस वस्तु में। उस वस्तु में वो चीज पहले से ही है। आपका ध्यान उस आयाम की तरफ नहीं जा रहा था, हमने ध्यान दिलाने भर का काम कर दिया। हमारा रोल तो इतना छोटा सा है, ठीक है। आपका रोल इसमें मुख्य है कि उन चीजों को प्रयास पूर्वक देखना, और दिखता है तो उस एक्सपीरियंस को वैल्यू करना, उसको रिकॉग्नाइज करना, उसको एप्रिशिएट करना, उसको वैल्यू करना, उसको अपने जीने का मूलभूत आधार बनाना। नहीं तो वो अंकुर निकलता है बहुत बार, और हम अपने ही हाथों से उस अंकुर का गला घोंट देते, तो आगे बढ़ने का काम ही नहीं हो पाता है। एक पेड़ निकले 1 फीट का हो, आप काट दीजिए, फिर हो, फिर काट दीजिए, क्या निष्कर्ष निकलेगा? आप पाल पोस के उसको बड़ा करते हैं। ये तो आजकल के डिजाइन में बकरे पालने जैसा डिजाइन है, खिलाते हैं इसलिए कि एक दिन मार के खाना है। ये तो वैसा डिजाइन निकल गया ना जी कि आप अपने हाथों से उसको लगाते हैं, फिर उसी को काटते हैं, फिर लगाते हैं, फिर काटते हैं। चलने दो हमको सेशन, क्या करना है भैया? ठीक है, आप बताइएगा हमको। हाँ, माइक दे दीजिए इधर दीदी। भैया वो गाड़ी वाला प्रश्न था, उसका तो जवाब मिल गया मुझे। लेकिन हाँ, बहुत सारे प्रश्न ऐसे होते हैं जिसका जवाब देने की जरूरत नहीं होती है। लेकिन अभी ये प्रश्न है, उसका आंसर तो मिल ही गया है। क्योंकि हम वैसे जब प्रेम के भाव की बात करते हैं तो वो तो सकारात्मक भाव है, लेकिन हम लोग जिस तरह से जीवन जी रहे हैं वहाँ पे प्रेम से ज़्यादा मोह और आसक्ति में हम लोग जी रहे होते हैं। तो वो तो हमें दुखी दिलाने वाला है, तो उसमें तो वो तीनों प्रकार के दुख आने वाले हैं, वो भी समझ में आ रहा है। लेकिन तो फिर क्या करें? मतलब बिना आसक्ति के जीना, इस तरह से जीना है वो। ये अच्छा प्रश्न है, इसको हम ना थोड़ी देर के लिए रोक लेते हैं। इसके पहले हम स्नेह को कई तरह से आपको अभी और बताने का काम कर देंगे। हो सकता है उस पूरी प्रक्रिया में आपका पूरा मोह वाला भाग अपने आप खत्म हो जाए, ठीक है? तो फिर इतना जोर डालने का जरूरत नहीं पड़ेगा। नहीं तो आपके प्रश्न में भी ऐसा लगता है जैसे कुछ चीज़ है जो हम पकड़ के रखना चाह रहे हैं, क्या ये भी छोड़ना पड़ेगा श्याम जी?
कहानी का बहुत हिस्सा है उसका, लेकिन मैं नहीं बढ़ाता हूँ उसको। मैं जहाँ से चल रहा था ना, मैं उस पर लौट आता हूँ कि ये जो लिखा है ना, सही है और सुख है, एक मिनट दीजिए, सही है और सुख है, इस आधार पर हमारी उस काम को करने की स्वीकृति बनती, और जिसकी स्वीकृति हमको बनती है उसके लिए होश और प्रयास पूर्वक अभ्यास। और प्रक्रिया क्रम में जहां हमको दिख जाता है कि ये सही नहीं है और इसमें दुख है, उसमें स्वाभाविक रूप से जो वैराग्य उत्पन्न होता है, उस वैराग्य को, एक्सपीरियंस को वैल्यू करने की बात। ठीक है, इस प्रक्रिया से चलेंगे तो स्वीकृति अपने आप ठीक होनी शुरू हो जाएगी। तो ये जो सही है ना, उसी को समाधान कह रहे हैं। ठीक, ये जो सुख है ना, उसका दो हिस्सा है, एक हिस्सा है अच्छा लगना, एक हिस्सा है अच्छा होना। परिचय शिविरों में बार बार इस पर बात होती है, जीवन विद्या एक परिचय में भी उस पर बार बार लिखा होता है। ठीक है, जैसे सर्दी के मौसम में ठंडा पानी पीना किसी को अच्छा लग सकता है, अच्छा है ये तो जरूरी नहीं है ना। तो ये दोनों भाग उसमें दिखना जरूरी है। जहां आपको अच्छा लगना हो रहा है, वहां ध्यान से ये देखना शुरू कर दें कि वो अच्छा है भी कि नहीं। जहां अच्छा लगने वाला भाग हो रहा है, सौंदर्य वाला भाग हो रहा है, वहां ये देखना शुरू कर दें कि अच्छा है कि नहीं। और सही के साथ देखेंगे ना, तो मजे की बात यह है कि वो सही भी है, वास्तव में भी हमारे लिए अच्छा है, और अच्छा लगता भी है, लगता भी है। इतना ही है कि वो जो अच्छा लगने वाला भाग है ना, ठीक, वो हमारे पूर्वाभ्यासों के कारण, हमारी बहुत सारी मान्यताओं के कारण थोड़ा समय लेता है, कई बार समय लेता है। तो वो एक कहानी है कि एक फूल की जो खुशबू लेने वाले कुछ ऐसे होते हैं कीड़े, जैसे भौरे हैं या उस तरह के हैं, जो फूल की खुशबू को तरफ आकर्षित भी होते हैं और उसके रसों का पान किया करते हैं। कुछ दूसरे कीड़े भी होते हैं जो गंदगी खाया करते हैं कि नहीं। तो एक दिन दोनों मिले, तो जो खुशबू लेने वाला कीड़ा था, भौरा, उसने उसको बताया कि देख कितनी अच्छी खुशबू है इसकी, तू कहाँ इन चीज़ों में पड़ा हुआ है, ठीक है, आके एक बार ट्राई तो कर। ठीक है, तो जाने के पहले वो अपने बड़े बुजुर्गों से सलाह लेने गया कि भाई जाएं कि ना जाएं। ठीक है, बड़े बुजुर्गों ने कहा दोस्त है तो चले जाओ, लेकिन उसका एक बड़ा जो मुखिया था, वो होशियार था, जिसको आजकल होशियार कहते हैं, उसने कहा जाओ, लेकिन एक काम करो कि मुंह में थोड़ी गंदगी दबा करके जाओ, क्या पता वहाँ कुछ खाने को मिले ना मिले, कम से कम अपना हिसाब तो रखो। तो वो पूरा घूम करके उसमें से आ गया। ठीक, और उसने आके कहा कि यार लग तो वैसा ही रहा है, जैसा गंध वहाँ आता था वैसा ही गंध यहाँ आ रहा है, जैसा स्वाद वहाँ लग रहा था वैसा ही स्वाद यहाँ लग रहा है, कुछ फर्क तो पता नहीं चल रहा है। ठीक, उसको बड़ा आश्चर्य हुआ दूसरे मित्र को कि ऐसा कैसे हो रहा है। तो ऐसा थोड़ी है कि इनके बड़े माँ बाप थे, उनके भी तो माँ बाप होंगे, उनके यहाँ उनको ले गए पहले कि भाई इनको दिखवाओ क्या प्रॉब्लम है जी, ये तो तब से यही कह रहे हैं, मुझे तो वहाँ दुर्गंध आती है, ये कह रहा है कि वही गंध है। और ठीक, उसने कहा सबसे पहले इसका मुंह चेक करो कि क्या रखे हुए है उसमें, क्योंकि अगर ढो रहा है उसी को तो यहाँ के आने का जगह ही नहीं बचा है, तो कैसे बात बनेगी। तो दबाव लेने की जरूरत नहीं है, ये पूरी प्रक्रिया इतना ही काम करती है कि वो सही के लिए धीरे धीरे जगह बना देती है आप में। ज़्यादातर लोगों में शिविर से गुजर करके वो जगह एक लेवल का बनता भी है। चूक हमसे फिर से यही होती है कि वो उस बने हुए जगह को हम वैल्यू नहीं करते, उस एक्सपीरियंस को हम महत्व नहीं देते, उसको खाद पानी दे करके बड़ा और पुष्ट करने का काम नहीं करते, बल्कि हम उसको वापस वैसे ही छोड़ देते हैं। थोड़े दिन बाद सारा कूड़ा कचरा आके फिर से उस गड्ढे को वैसे ही भर देता है, जो जगह बनी थी थोड़ी साफ सुथरी सी हुई थी वो वापस वहीं से भर जाती। तो ऐसा नहीं है कि ये एक्सपीरियंस नहीं होता है, ज्ञान के सुख का, समाधान के सुख का, भाव के सुख का एक्सपीरियंस हमको नहीं होता है कभी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम परिचय शिविरों में बार बार इस बात को कहते हैं कि अगर हॉल में 130-135 लोग बैठे हुए हैं, ठीक, और सुन रहे किसी बात को, तो कुछ तो ठीक लग रहा होगा ना। अगर इस तरह से गाय को हमको यहाँ इकट्ठा करना हो ना, तो सबसे पहले बीच में घास रखनी पड़ेगी, उसके बिना कोई यहाँ आने को इंटरेस्टेड नहीं होगा। एक भी गाय नहीं आएगी अगर यहाँ बीच में घास नहीं रखा हुआ हो। आप यहाँ बैठे हुए और रह रहे, यहाँ से अच्छी ही सुविधा आपके घर में होगी,
ठीक है, यहाँ एक कमरे में आप 2 लोग, 3 लोग, 4 लोग, 5 लोग रह रहे, घर में हो सकता है 7 लोग रह रहे वो बता रहे हैं कि नहीं। खाने पीने में यहाँ सामान्य रूप से जो चीज़ें बन रही हैं वो आप खा रहे हैं, ठीक। घर में आपकी पसंद के बहुत सारे खाने बन रहे होंगे। जो हमारे छोटे बच्चे हैं, घर में बहुत सारी मम्मियाँ ऐसी होंगी जो पूछ पूछ के खाना बनाती होंगी, बेटी क्या खाओगी, ठीक। वो सब के बावजूद आप यहाँ बैठे हुए हैं, तो ये कोई सुविधा और संवेदना के सुख के कारण तो नहीं बैठे हुए हैं। लेकिन ये जो एक्सपीरियंस हो रहा है ज्ञान के सुख का, समाधान के सुख का, भाव के सुख का, उस एक्सपीरियंस को हम वैल्यू नहीं दे रहे थे, उस एक्सपीरियंस को हम रिकॉग्नाइज नहीं करते, उस एक्सपीरियंस को हम अप्रिशिएट नहीं करते, उस एक्सपीरियंस को बड़ा होने के लिए जो खाद पानी देना चाहिए वो सपोर्ट नहीं देते। तो क्या होगा, 10 दिन, 15 दिन, 1 महीना वापस खत्म हो जाता है। तो ये बात आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं कि अगर इधर वाला सुख मिलने का काम नहीं शुरू होगा तो कैसे चलेगा। तो इसीलिए हमारा उद्देश्य कोई सुविधा संवेदना से मिलने वाले सुख को छुड़वाना नहीं है। हमारा मूल उद्देश्य तो ज्ञान से, समाधान से, भाव से जो सुख मिल रहा है उस सुख को पाना और पकड़ना है। बिल्कुल सहमत। वो जो 10 मिनट का सुख मिल रहा है ना, वो 24 घंटे का मिल जाए। वो हमारे सर गणेश जी वो कहानी बार बार सुनाते हैं। हमारे यहाँ एक जायसवाल अंकल थे, उनका बेटा ऐसे ही आया शिविर में, कुछ बातें होने लगी, मिलने आए थे, तो किसी जगह पर उन्होंने ये बातें की गणेश जी ने। तो उन्होंने कहा कि देखिए अंकल, आप चाहे कुछ भी करिए, हमको जब ब्रेकफास्ट बढ़िया मिलता है तो हमको अच्छा लगता है, और हम चाहते हैं कि हमको एक अच्छा लंच मिले, एंड आई डोंट वांट टू कंप्रोमाइज विथ इट। हम इसको छोड़ना नहीं चाहते, हम कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे, ठीक। बहुत अच्छी बात है, आपको ब्रेकफास्ट अच्छा मिले, बहुत अच्छी बात है, लंच अच्छा मिले, बहुत अच्छी बात है। लेकिन ब्रेकफास्ट और लंच के बीच का जो 3 घंटा है, वहाँ सुखी होना चाहते हैं कि दुखी होना चाहते हैं? वहाँ सुखी होने का कोई प्लान और प्रोग्राम होगा कि नहीं होगा? ये तो आपको भी समझ में आता है ना कि वो ब्रेकफास्ट आपको वो 3 घंटा बीच का नहीं सुखी कर सकता, क्योंकि शरीर की सीमा है, शरीर की सीमा है, सुविधा भोग की सीमा है। वही रसगुल्ला जो आपको भूख लगते समय जितना स्वादिष्ट लगता है, जैसे जैसे पेट भरता जाता है ना, आप अगली बार ध्यान दे करके देखिएगा उसका स्वाद का क्या होता जाता है। इकोनॉमिक्स में वो डिमिनिश्ड वैल्यू की थ्योरी पढ़ाते हैं, पढ़े? हमने आईआईटी में रहते हुए एक कोर्स इकोनॉमिक्स का किया था। हाँ, आपने पढ़ा है, इकोनॉमिक्स का एक कोर्स किया है जिसमें वो बताते हैं कि पहला ग्लास पीने पे कितना वो मिलता है जी। हाँ जी, तो वो देखेंगे ना तो दिखेगा कि वही सुविधा और संवेदना जो आवश्यक और रुचिकर से शुरू होती है, बहुत टेस्टी और बहुत नेसेसरी से शुरू होता है, जैसे जैसे हमारा पेट भरता जाता है और गला भरता जाता है ना, वैसे वैसे उसका स्वाद खत्म होता चला जाता, खत्म होता चला जाता। ये मानिए नहीं, यहाँ बैठ के भी निष्कर्ष निकाल लिए, अच्छा है। अगली बार जब खा रहे होंगे ना, होश पूर्वक खाइए। हम ये भी नहीं कह रहे हैं अधिक खाइए, होश पूर्वक खाइए। आपको अपने आप दिखेगा कि आपकी अधिक खाने की आदत बनी हुई है और ये सारी प्रक्रिया से आप गुजर ही रहे हैं। हम किसी गलत आदत के अभ्यास की बात ही नहीं कर रहे, वो तो ऑलरेडी हम बहुत कर रहे हैं, हम अभ्यस्त हैं उसमें। वहां तो सिर्फ आंख खोलने की बात है, आंख खोलने की बात है, और आंख खोल करके उसको देखने की बात है। मैं हर बार देखने पर जोर दे रहा हूं, मैं एक बार भी छोड़ने पर जोर नहीं दे रहा। देखिए ना जी, दुख दिखेगा तो पूरा संसार भी आपको धक्का मारेगा ना, तो भी आप नहीं जाएंगे उधर। दुख दिखना जरूरी है, दोष दिखना जरूरी है। ऐसे ही जिसमें सुख दिखेगा, जो सही दिखेगा, जो सार्थक दिखेगा, वो आपको इतना खींचता है कि पूरा संसार आपको रोके तब भी आप नहीं रुकेंगे। तो हमारा रोल तो इतना ही है, कुछ बिंदुओं पर ध्यानाकर्षण कर देना। और ये पूरे अध्ययन अभ्यास की विधि यही काम करती है कि जो वास्तविकता अस्तित्व में पहले से है ही, उसकी तरफ थोड़ा ध्यानाकर्षण करने का काम करती थी।
ये कोई नई वास्तविकता हम पैदा कर रहे हैं ऐसा नहीं है, कोई नई सृष्टि विश्वामित्र जी जैसा हम गढ़ रहे हैं ऐसा नहीं है। कहानी जानते हैं विश्वामित्र जी की? नहीं जानते हैं? कहानी है तो सुना देता हूँ 2 मिनट के लिए। वो एक कथा है विश्वामित्र जी की कि एक त्रिशंकु नाम का राजा था जिसको विश्वामित्र जी ने कहा कि हम सशरीर स्वर्ग भेजेंगे। ठीक, कहानी सुना रहा हूँ, आप हमसे इस पर नहीं बात करिएगा स्वर्ग होता है कि नहीं, उन्होंने भेजा कि नहीं भेजा। इन कथाओं की प्रतीकात्मक वैल्यू है। ठीक, तो उन्होंने जो है वो भेज दिया। ठीक, जब भेज दिया समझ गया, जब भेज दिया ना तो फिर वहां पर जो राजा थे वहां के इंद्र, उन्होंने कहा कि भाई ऐसे कैसे शरीर कोई आदमी स्वर्ग आ सकता है, इसको धक्का मारो वहां से। तो स्वर्ग से गिरने लगे वो। तो विश्वामित्र जी ने अपने तपोबल से उसको रोक दिया वहीं जहां थे। कहा तुम गिर कैसे जाओगे, हमारी तपस्या इतनी कम थोड़ी है। ठीक है, तब इंद्र ने कहा हम इस स्वर्ग में तो घुसने नहीं देंगे आपको। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, हम पूरी एक नई सृष्टि बना देंगे। ठीक, और उसमें अब एक स्वर्ग बना देंगे, उसमें इसको बैठा देंगे, तुम क्या कर लोगे हमारा। तो कथा कहती है कि उसके निर्माण की प्रक्रिया को उन्होंने शुरू किया। फिर किसी क्रम में आके उसको बहुत सारे लोगों ने, देवी देवताओं ने समझाया कि ये ठीक नहीं है, इस पूरी प्रक्रिया को वो करना। तो उसके तहत फिर उन्होंने नहीं किया उसको। तो हम कोई नया सृष्टि पैदा करने की बात नहीं कर रहे हैं, हम कुछ नया खड़ा करने की बात नहीं कर रहे हैं। हम तो जो है ही अस्तित्व में पहले से, उसकी तरफ देखने की बात कर रहे हैं। वो है ही पहले से, और आप में देखने की क्षमता भी पहले से। ऐसा नहीं है कि मेरे कहने से आप में देखने की क्षमता पैदा हो जाती। ईंट पत्थर में देखने की क्षमता नहीं है, पेड़ पौधे में देखने की क्षमता नहीं है। मैं अपना कितना भी ताकत लगा लूं, वो क्या देख लेंगे, क्या समझ लेंगे। तो क्षमता भी आप में पहले से है। ठीक, अस्तित्व में उसके लिए अवसर भी है, संभावना भी है। सुखद संयोग है कि सही का एक प्रस्ताव भी बहुत साफ सुथरे रूप में आज के दिन हमारे पास उपलब्ध है। कल का क्या होगा मैं नहीं जानता। ठीक है, लेकिन आज तो बहुत साफ सुथरे ढंग से एक प्रस्ताव हमारे पास उपलब्ध है। उसको पकड़ करके निष्ठापूर्वक उसमें लगने और चलने का काम नहीं करके हम अनावश्यक और व्यर्थ के प्रश्नों में उलझेंगे तो दोष किसका है। ये बात समझ में आती? कठिन तो नहीं लग रहा कुछ? आप कुछ पूछ रहे थे? बढ़िया। जी जी हाँ, आपका सॉरी, माइक दे दीजिए जी, कोई पास में हो तो। सैद्धांतिक रूप से आपकी बात समझ में आती है, और योग दर्शन मैंने 25 साल पहले पढ़ा था, ये जो 5 प्रकार के दुख होते हैं। लेकिन मैं एक सवाल और भी बहुत अपने इंटेंस मेरे अंदर आ रहा है कि यहाँ लगभग 100 से ज़्यादा लोग हैं, तो 24 घंटे तो ज़्यादा होते हैं, मतलब ऐसे कितने लोग हैं जो 24 मिनट भी होश को बना के रख पाते हैं? अगर ठीक लगे तो आप हाथ खड़ा कर सकते हैं। मेरा ये प्रश्न वैसे सभी से है, 24 मिनट भी जो होश को बना के रखते हैं, तो प्लीज़ बता दीजिए कोई है? नहीं, एक साथ जो लगातार 24 मिनट भी होश को पूरा, आपकी बात समझ में आ गई सैद्धांतिक रूप से, इस पे खूब अन्वेषण भी किया, निरीक्षण भी किया, और मैं 25 साल पहले यानी अभी मैं 45 साल का हूँ, तो लगभग 20-22 साल से 25 साल से मैं इस चीज़ को झेल रहा हूँ। मैं 20 साल की उम्र में मैंने पढ़ा था, तो इस बीच में बहुत कुछ हुआ। मेरी शादी हुई, मेरे बच्चे हुए, पूरा परिवार, पैसे कमाना नहीं कमाना, अमीरी गरीबी सब देखा मैंने इस 25 सालों में। और जो ये साधनों वाली बात आती है, तो जब मैंने कोई प्रॉपर्टी ली या जब मैंने कार खरीदी, तो मैंने देखा मेरे माता पिता को एक अलग तरह की खुशी हुई, और बहुत खुशी हुई। इससे पहले मैं नालायक था। ठीक है, गाड़ी खरीदते ही मैं लायक बन गया, प्लॉट खरीदते ही मैं काबिल बन गया,
और उससे पहले मैं आप कुछ आप मतलब आप जैसा नहीं, आपके जितना होश नहीं था मेरा, लेकिन उससे पहले मैं ध्यानी था, योगी था, तब तक मैं नालायक था। तो अभी एक छोटी सी चीज़ और, कि ये जो है ना, वो एक छोटी सी कहानी है, मैं लंबी ज़्यादा समय ले लूँगा, कि कुएं में भांग गिर गई थी और सभी ने भांग खा ली थी, तो केवल राजा बच गया था। राजा, क्योंकि वो राजा के राजसी कुएं का पानी पीता था, तो राजा और राजा का परिवार बच गया था। तो अभी सबके साथ डील करना मुश्किल हो रहा था, तो राजा को सॉल्यूशन समझ में नहीं आता कि सारे पागलों के साथ मैं कैसे डील करूँगा, सारे भंगेड़ियों के साथ। तो उसने कहा अपन भी भांग खा लेते ताकि सब भंगेड़ियों के साथ आराम से डीलिंग हो जाएगी। तो ऐसी स्थिति में हम, आपकी बात समझ में आती है, पूरी बात समझ में आती है, जीवन विद्या समझ में आती है, लेकिन जब हम भंगेड़ियों के बीच में जाएंगे, वो सब भंगेड़ी हैं, वो कहते हैं कि बेटा गाड़ी है तो सब ठीक है, पैसा है तो बढ़िया, नहीं तो तू किसी काम का नहीं है। तो तब क्या करें? अब आप आईआईटी छोड़ के कर रहे हो साधुगिरी तो चलेगा, मैं आईआईटीएन नहीं हूं और मैं साधुगिरी करूंगा तो फिर मेरा क्या होगा? एक मिनट, एक छोटा सा सवाल मैं पूछूंगा आपसे, पहले करता हूं मैं इसको, आराम से रिस्पॉन्ड करूंगा। एक छोटा सा सवाल पूछूंगा। प्लॉट खरीद लेने के बाद, गाड़ी खरीद लेने के बाद, आपके घर वालों ने तो आपको लायक मान लिया, बहुत अच्छी बात है, आपको क्या लगा, आपकी बढ़ी क्या? अपने में लायक होने में थोड़ा बेहतर हो पाए क्या? क्या लगता है आपको? एक चीज है कि मेरे माता पिता की उम्र बहुत है और मेरे 3 भाई हैं और वो अच्छे, सब वेल सेटल्ड हैं, करोड़पति हैं। मतलब मैं ही नहीं हूं, बाकी तीनों करोड़पति हैं, मैं भी करोड़पति से नीचे हूं। तो मैं प्रयास में हूं। तो उनको तो अच्छा लगता है, माता पिता, इस बात की मुझे तृप्ति है कि हाँ, मेरे माता पिता की दृष्टि में मैं ठीक हूँ, मेरी पत्नी की दृष्टि में मैं ठीक हूँ, मेरे बच्चों को भी मैं जो भौतिक सुख बेसिक है वो दे पा रहा हूँ, सुख सुविधा, तो समझ में तो आती है, लेकिन इस बात की तृप्ति है। मैं उस सुख सुविधा को छीनना भी नहीं चाह रहा हूँ, और मैं भी ये चाहता हूँ कि उसको बना करके ही रखा जाए। तो समृद्धि एक मूलभूत आवश्यकता है, मध्यस्थ दर्शन में देखेंगे तो हम सुविधा या पैसा नहीं कमाया जाए या उसके लिए काम नहीं किया जाए, मैं ये बात बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ। आगे हम जरूर इतनी बात करेंगे कि उसको कमाने के तरीके क्या हो, ठीक है, और बिल्कुल उसका उपयोग करने का तरीका क्या हो, ठीक है, ये प्रश्न तो देखना ही पड़ेगा। दूसरा, ये बात को भी देखना पड़ेगा कि ये सुविधा पैसा सब कमा करके माँ बाप को दे दें, पत्नी को दे दें, बच्चे को दे दें, बहुत अच्छी बात है, देना ही चाहिए, ठीक है, मैं उसके पक्ष में खड़ा हूँ। लेकिन उतने से घर ठीक चल जाता है कि नहीं, उसका हिसाब लगाया जाए। चल जाता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं चलता है तो उसके साथ कुछ और पर काम करेंगे कि नहीं करेंगे। वो जो परिचय शिविर के पहले दिन के पहले सेशन में ही ये सवाल हम लोग हर बार पूछते हैं, ठीक है, कि हम एसी कमरा लगा लें, बढ़िया सोफा लगा लें, उस पर बैठ करके जो 4 लोग हम बैठे हुए हैं, किसी मुद्दे को लेके हमारा एक दूसरे के प्रति विरोध है, मनमुटाव है, घृणा है, ईर्ष्या है, तो हम आराम में रहते हैं कि परेशान होते हैं। एक एसी और लगा दें, मकान को 2 मंजिला कर दें, ठीक, सोफे की क्वालिटी बढ़ा दें, पर्दे की क्वालिटी बदल दें, वो दुख बदल सकता है क्या? तो हम प्रश्न को यहां से शुरू ही नहीं कर रहे हैं कि सुविधा को छोड़ना है, हम तो बात को यहां से शुरू कर रहे हैं कि समाधान को, भाव को, ज्ञान को अपने में सुनिश्चित करना है, उसके आधार पर सुख को अपने में भी और अपनी परस्परता के परिवारों में भी सुनिश्चित करना है। हम उन्हीं परिचय सत्रों में इस बात पर भी बहुत अच्छे से ध्यान दिलाते हैं कि हमारा एक दूसरे के प्रति अगर संबंध में स्नेह का भाव हो ना, और सुविधाएं थोड़ी कम हो, तो हमारा विचार इस अर्थ में चलता है कि उन कम सुविधाओं के साथ भी हम कैसे ठीक जीने के काम को करें। इसका विपरीत, सुविधाएं बहुत अधिक हो जाएं लेकिन एक दूसरे के प्रति संबंध में भाव नहीं हो, तो उसी सुविधा को दूसरे से कितना अधिक हम ले लें बंटवारे में, ठीक, इस बात की ओर हमारा प्रयास चलता रहता है। तो हम सुविधा छोड़ने की बात बिल्कुल नहीं कर रहे, बात तो उसके सदुपयोग और भोग पर हो रही थी कि उसको शरीर स्वास्थ्य के अर्थ में, परिवार की आवश्यकता के अर्थ में, समाज की भागीदारी के अर्थ में हम प्रयोग करेंगे या उसको सुखी होने का आधार बना करके प्रयोग करेंगे। वहां पर हमारा एक बहुत निश्चित पोजीशन है कि सिर्फ सुविधा और संवेदना से अगर सुख ढूंढने जाएंगे, ना हमारे माँ बाप को मिला, ना हमको मिला, ना आगे किसी को मिलेगा।
वो ययाति की कहानी है परंपरा में, पढ़ी है किसी ने? नहीं तो ब्रेक कर दे, बढ़िया। तो हम ययाति की कथा, हो गया है ना? तो हम ययाति की कथा को सुना करके 2 मिनट में ब्रेक कर देते। ययाति के बारे में ये कहते हैं कि अगर मुझे ठीक याद है, मुझे बहुत सारे पात्रों के नाम और सब याद नहीं रहते लंबे समय में, तो उनके बेटे का नाम क्या था जी जिन्होंने उम्र दी थी उनको? पुरु। पुरु तो हाँ? नहीं, नहुस की कथा अलग है, पुरु था, पुरु था। तो ययाति की कथा कहती है कि उनकी उम्र जब पूरी हो गई 100 साल ना, तो उम्र पूरी हो गई, अब शरीर भोग करने के लायक नहीं रहा। राजा थे, जितने तरह के राजसी भोग हो सकते हैं 4 विषय 5 संवेदना में, सब उन्होंने भोगा। 100 साल तक उनको भोग पूरा हो गया, ठीक है, लेकिन तृप्ति नहीं मिली उनको। तो अपने वैद्य को बोले कि यार मैं मरने पे जा रहा हूँ, मेरी तृप्ति नहीं मिली है, क्या किया जाए? तो उसने कहा कि, और कथाओं को कथाओं की तरह लीजिएगा, मैं हर बार वो बात कहूँगा। तो उसने कहा कि देखो एक ही उपाय है कि कोई अपनी उम्र तुमको देना चाहे तो हम वो ट्रांसफ़र कर सकते हैं कि तुम्हारा बुढ़ापा उसको दे देंगे, उसकी उम्र तुमको मिल जाएगी। हाँ, युवावस्था, ऑफ कोर्स। तो उन्होंने अपने बेटों से पूछना शुरू किया एक के बाद एक। सभी बेटे ने मना कर दिया। जो सबसे छोटा था पुरु, उसने कहा हम देने को तैयार हैं। तो ययाति ने उससे पूछा कि भाई हम 100 साल भोग भोगे बेटा, उसके बाद भी हमको शरीर चाहिए, हम चाह रहे हैं कि हमको मिले और हम भोगें। तुम कैसे 20 साल की उम्र में, ठीक है, बिना इन सारी चीज़ों को देखे हुए उस युवावस्था में हमको देने के लिए यौवन अपना तैयार? उसने बड़ा इंटरेस्टिंग जवाब दिया। उसने कहा देखिए, आपकी पूरी ज़िंदगी को देख करके ये बात तो तय हो गई हमारे लिए कि 100 साल का भोग पूरा नहीं पड़ता है, ठीक है, तो हम भी अगर भोगेंगे तो जहां आज आप खड़े हैं वहीं तो पहुंचेंगे कि नहीं? तो बहुत चीज़ें आदमी अपना हाथ जला के सीखता है, बहुत चीज़ें आदमी दूसरे के जले हुए हाथ को देख करके भी सीख लेता है ना कि नहीं? बहुत सारे जलने के बाद भी नहीं सीखते हैं, उसी को नाम बेहोशी है। उसी से बाहर निकलने के लिए ये होश की, सजगता की कुछ मूलभूत बिंदुओं पर ध्यान दिलाने की बात है। तो ययाति की कथा को मैं पूरा कर देता हूँ। वो कथा ये कहती है कि आगे उन्होंने फिर भी काफ़ी समय तक भोग किया और उनको एक समय में समझ में आ गया कि इससे कोई तृप्ति का वो नहीं है। तो उन्होंने उसकी पूरी बात को, जो उन्होंने निष्कर्ष निकाला, उसको कुछ श्लोकों में श्लोकबद्ध किया और कहते हैं कि वापस उन्होंने जो है उम्र पुरु को लौटा दी और उसको राजगद्दी दे दी कि बेटा तुमने इतना बड़ा त्याग किया है और तुम अच्छे हो सारे बच्चों में से, तो आगे राजपाट तुम संभालो और ये करो। ऐसी उसकी कथा है। तो देखिए, मैं क्लोज करने के पहले बार बार ये बात कहूँगा कि ये जो सारा मुद्दा कह रहे हैं ना, 20 साल 25 साल 30 साल से चीज़ों को पढ़ने सुनने के बाद भी बदलाव क्यों नहीं होता है, हम बात को वहीं से शुरू कर रहे हैं कि तैराकी सीखने के लिए नदी किनारे बैठ करके तैराकी की किताब पढ़ लेना उपाय नहीं है, ठीक है। वो सीखने के लिए किसी न किसी दिन आपको पानी में उतरना पड़ता है। ये ठीक है कि तैराकी के कुछ मूलभूत सिद्धांतों को समझ करके हम पानी में उतरें, लेकिन हम सोचेंगे किनारे पे खड़े रह के तैराकी की किताब को एक बार पढ़ें, नहीं हुआ ठीक, दूसरी बार पढ़ लें, तीसरी बार पढ़ लें, चौथी बार पढ़ लें, 100वीं बार पढ़ लें, 1000वीं बार पढ़ लें, तैराकी आएगी क्या? उतरना ही पड़ता है किसी जगह पर। उतरने की प्रक्रिया भी ऐसी ही है यहाँ भी जैसी वहाँ है कि आप तैराकी सीखने जाते हैं तो सीधा नदी या समुद्र में नहीं उतरते, स्विमिंग पूल में उतरते हैं। नदी का एक छोटा हिस्सा जो बना हुआ है, तालाब का एक छोटा हिस्सा जहाँ डूबने की कोई संभावना नहीं है, वहाँ उतरने से शुरू करते। धीरे धीरे वहाँ हाथ पैर मारना आप सीखते हैं, संतुलन को आप बना लेते हैं, तो फिर आप गहरे पानी में भी आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों उतर पाते हैं। ये जो स्थूल का उदाहरण मैं बार बार दे रहा हूँ वो इसलिए कि स्थूल आपको पता है, सूक्ष्म की पूरी प्रक्रिया भी ऐसे ही चलती है। सूक्ष्म का मतलब अपने अंतःकरण को व्यवस्थित करने की जो बात है, मन वृत्ति चित्त बुद्धि को, या इच्छा विचार आशा भाव स्वीकृतियाँ समझ, इसको जो अपने में व्यवस्थित और विकसित करने की बात है ना,
इसकी पूरी प्रक्रिया भी वैसे ही घटित होती। हम नदी किनारे बैठ करके तैराकी के एक्सपर्ट होना चाहते हैं, आभास से अधिक गति नहीं होगी सामान्य रूप से, बहुत मुश्किल है। उससे आगे की गति और अपने में बदलाव होने के लिए तो एक एक बेबी स्टेप को हमको उठाना ही पड़ता है। उसको कितनी निष्ठा, कितनी ईमानदारी, कितनी तत्परता से हम कर रहे हैं, उसका आकलन करना चाहिए। वो करने के बाद भी नहीं हो रहा है, आराम से सवाल पूछा जाए, एक नहीं 100 पूछा जाए, ठीक है, 100 पूछा जाए, एक लाइन से बात हो सकती है उस पर। बट उसको किए बिना का पूछेंगे तो मैं जो कह रहा हूं वही उस बात का आशय है कि यह अभ्यास सत्र की आवश्यकता क्यों है अगर हो ही जाता था। और ये सत्र भी मैं पहले से कह रहा हूं कि सत्र में सुनना इसका प्रयोजन नहीं है, इसका प्रयोजन है अभ्यास की वो प्रक्रिया शुरू हो जाए अंदर और उसको करने का एक इस क्लोज्ड इन्वायरमेंट में आपको अभ्यास हो जाए, ताकि आप बाहर निकल करके भी एक एक बेबी स्टेप को धीरे धीरे उठा सकें। तो इतने के साथ मैं सेशन को रोक लेता हूँ।